Okay, good morning. Good morning, sir. Good morning. Good morning, sir. Good morning. Okay, so we are just left with two more classes of ortho. अगर हमने क्लास कर ली होती तो आज लास्ट क्लास होती, बट स्टिल आई थॉट कि क्लासेस रेगुलर हो रही है, रोज़ हो रही है, तो इसलिए इट्स बेटर टू टेक अ ब्रेक. ओके. सो कल टेस्ट किस किसने दिया था? जिस किसने नहीं दिया आई वुड रिकमेंड कि एक बार अटेम्प्ट कर लो टेस्ट. बट किसने? हाँ, I did, sir. राम्या आपने दिया था. ओके. एंड और किसी ने नहीं दिया? शुड आई कीप द टेस्ट लिंक ओपन या मुझे क्लोज कर देना चाहिए? अगर आप लोग टेस्ट देना चाहते हो तो देन आई कैन कीप इट ओपन फॉर मे बी फॉर टुडे और मे बी फॉर टिल टुमारो. कल तक मैं ओपन रख सकता हूँ उसको. ठीक है. सर ओपन रहने दीजिए. ठीक है, ओपन रखने रहने देता हूँ. एंड बिकॉज क्वेश्चंस बड़े इंटरेस्टिंग है उसमें, तो वहाँ से भी कुछ कुछ चीज़ें निकल के आएंगी. एंड कुछ चीज़ें हैं जो कि हमने क्लास में पढ़ी है, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कि शायद आपको नहीं मिले वहाँ से, है ना. कुछ न्यू थिंग्स कुछ मिलेगी, तो फिर वो आप जैसे मेरे को स्क्रीनशॉट भेजोगे या कुछ जो आपको डाउटफुल क्वेश्चंस रहेंगे तो फिर दैट वी कैन डिस्कस ना. ठीक है. तो ओके. सो आई थिंक लास्ट क्लास का सिर्फ ये यहाँ तक हमने बात कर ली थी, PIVD तक. बस हमें लास्ट स्लाइड वी वे सपोज टू डिस्कस ना. तो आई थिंक लास्ट क्लास में मैंने ये डिस्कस किया था दैट फ्लेक्शन, फर्स्ट ऑफ ऑल रेडिएटिंग पेन एंड नॉन रेडिएटिंग पेन, है ना. तो रेडिएटिंग पेन अगर हो रहा है तो इट मीन्स कि दैट द नर्व्स आर क्या इम्पिंज्ड और नॉट. नर्व इम्पिंजमेंट हो Sir impinged. हाँ, नर्व इम्पिंजमेंट हो रहा है ना. एंड अपार्ट फ्रॉम दैट अगर अगर फ्लेक्शन पेन होता है तो फ्लेक्शन पेन मोस्टली, मतलब आई एम नॉट सेइंग कि नॉट ऑलवेज, मतलब बुक में भी ये टर्म मोस्टली लिखा हुआ है कि मोस्टली इट इज़ सीन दैट फ्लेक्शन पेन अगर आता है तो बिकॉज ऑफ कंटिन्यूस लाइक कंटिन्यूसली कीपिंग द स्पाइन इन द फ्लेक्स पोजिशन. एंड अगर इफ इट बिकम्स uncomfortable for the patient, so in that case we can say that there is a high chance कि PIVD है उस person को. And apart from that we can say that if there is an extension pain, then if it is radiating, in that case we can say कि हमारा कौन सा क्वाडा एक्वाइना सिंड्रोम था, मतलब हो सकता है. और एल्स अगर अगर वो नॉन रेडिएटिंग है तो इन दैट केस लोकलाइज्ड है, तो इन दैट केस वी कैन से कि देर इज़ अ हाई चांस कि वहाँ पे फेसेड जॉइंट सिंड्रोम हो सकता है. एंड क्वाडा एक्वाइना सिंड्रोम के साथ में मैंने एक टर्म और बताया था, सैडल The एनेस्थीसिया. saddle anesthesia. एग्जैक्टली, है ना. सैडल एनेस्थीसिया है ना. तो इट मीन्स द मीडियल साइड ऑफ द थाई एंड द पेरिनियम रीजन, अगर वहाँ पे इट बिकम्स नम, एंड इन दैट केस वी कैन से कि that is saddle anesthesia, and that can be seen as a consequence of the this thing, the quad equina syndrome, है ना. ओके. एंड इसके अलावा देर आर टू टर्म्स, सेंट्रलाइजेशन एंड पेरिफेरलाइजेशन ऑफ पेन. आई थिंक ये तो बहुत सिंपल है. मतलब अगर कंडीशन जितनी वर्ड्स है, मतलब लेट्स से अगर इफ अ पर्टिकुलर नर्व इज गेटिंग इम्पिंज्ड एंड बिकॉज ऑफ दैट देर इज अ रेडिएटिंग पेन. एंड लेट्स से अगर हमारे पास दो केसेस है, एक केस में वी कैन सी कि अगर बिकॉज ऑफ नर्व इम्पिंजमेंट पेन जो है वो ऑलमोस्ट हमारा लेट्स से नी रीजन तक या लोअर पार्ट ऑफ द लेग तक, वहाँ तक रेडिएट कर रहा है. एंड दूसरा केस है जहाँ पे पेन तो है लेकिन वो लोकलाइज्ड है, वो मतलब एट मैक्स यू कैन से अप टू द बटक, वहाँ तक पेन आ रहा है लेकिन उसके आगे पेन नहीं है. तो बेटर सिचुएशन किस में होगा? जिसमें पेन कम रेडिएट कर रहा है ना, जिसमें पेन अप टू द बटक ही है, एंड एज कम्पेयर टू अनदर पर्सन जिसमें पेन जो है वो आपका क्या कहते हैं लोअर पार्ट ऑफ लेग तक आ रहा है. तो इट मीन्स कि जितना एंड उसके अलावा अगर हम केस लेट्स से अगर हम उस केस को ट्रीट कर रहे हैं या फिर वहाँ पे जो भी है रिहैब प्रोटोकॉल चल रहा है जो भी, एंड आफ्टर सम टाइम वी कैन सी कि लेट्स से एक वीक के ट्रीटमेंट के बाद में या फिर 2 वीक के ट्रीटमेंट के बाद में वी कैन सी कि पहले जो पेन था वो रेडिएट अप टू लोअर पार्ट ऑफ लेग कर रहा था, लेकिन अब हम देख रहे हैं कि वो जो पेन रेडिएशन है वो बहुत कम हो गया है ना. वो सिर्फ यू कैन से अपर पार्ट ऑफ थाई या बटक रीजन तक ही प्रेजेंट है. तो इन दैट केस वी कैन से कि जो प्रोग्नोसिस है वो हुआ है, मतलब प्रोग्नोसिस अच्छा हुआ है, तभी जो पेन जितना रेडिएट कर रहा था वो अब थोड़ा सा लोकलाइज हो गया है. तो यू कैन से कि नाउ देर इज़ सेंट्रलाइजेशन ऑफ पेन, तो वहाँ पे टर्म यूज़ कर सकते हैं सेंट्रलाइजेशन ऑफ पेन, है ना. एंड अगर पेन जितना वर्स हो रहा है, जितना इंक्रीज कर रहा है, मतलब जितना रेडिएट कर रहा है, उतना वी कैन से देर इज पेरिफेरलाइजेशन ऑफ पेन. ठीक है. आई होप ये दो टर्म सबको समझ आए.
यू कैन इवन Yes, sir. है ना स्टार्ट यूजिंग दिस टर्म्स, या आप अपने ओपीडीज में या फिर कहीं पे भी आप जितना ये टर्म यूज़ करोगे ना उतना इट विल बिकम एनकरेजिंग फॉर अदर्स एज वेल कि ये पर्सन टर्म यूज़ कर रहा है पेरिफेरलाइजेशन एंड सेंट्रलाइजेशन, तो ये वो थोड़ा ज़्यादा प्रोफेशनल लगता है ना, थोड़ा अच्छा लगता है सुनने में भी, है ना. ओके सो ठीक है, तो हमने हमने अलग अलग स्टेजेस की बात कर ली थी, एंड अपार्ट फ्रॉम दैट वी कैन सी कि ठीक है मतलब दे कैन बी सीवियर सियाटिक पेन, दे कैन बी कोडाइकोना सिंड्रोम, इसकी हमने बात कर ली है. ओके, तो वी कैन सी कि लेट्स से इफ एनी every conservative method if that fails, so in that case we can go for these surgical methods. So in surgical methods what we are supposed to do कि यहाँ पे we can see कि if there is this disc that is prolapse, so in that case we need to cut and remove a small section of the vertebra, of course posteriorly, है ना, and then we can surgically just remove that prolapsed disc, है ना, and we can just maybe insert some graft or maybe something else, है ना. लेकिन the thing is that we need to remove a particular section of the vertebra so as to access जो हमारी affected disc है उसको access करने के लिए, ठीक है. तो in that case there are 4 different terms you can go through कि it depends कि कितना ज़्यादा हमें मतलब वहाँ पे access करना है उस disc को, उसके according कितना ज़्यादा region we need to remove, है ना, उस vertebra का. तो first of all this one is called as fenestration, where we can see only the ligamentum flavum is excised. I hope the ligamentum flavum सबको याद है. It is, Yes, है sir. ना, one of the 6 आगे वन ऑफ द 6 लिगामेंट्स है ना, जो कि हमने वर्टिब्रल कॉलम में पढ़ा था. ओनली इफ यू कैन से द लिगामेंटम फ्लेवम इज रिमूव, और यू कैन से अपार्ट फ्रॉम दैट इफ ओनली अ स्मॉल सेक्शन ऑफ द लेमाइना इज रिमूव्ड. सबको सबको लेमाइना एंड पेडिकल क्लियर है ना? Yes, sir. ओके, कोई बता सकता है, आप बता सकते हो राम्या कि पेडिकल कहाँ प्रेजेंट होता है एंड लेमाइना कहाँ प्रेजेंट होता है? जो हाँ, Lamina connection between द ट्रांसवर्स प्रोसेस एंड स्पाइनस प्रोसेस ना. spinous process. एग्जैक्टली, है ना, द स्पाइनस एंड ट्रांसवर्स प्रोसेस के बीच में दैट इज द लेमाइना, है ना, एंड उसके अलावा आगे एंटीरियरली द वर्टिब्रल बॉडी, हाँ, है ना, एंड ट्रांसवर्स प्रोसेस, तो हमारे पास दो वो पेडिकल प्रेजेंट होते हैं ना, ठीक है. तो इट मीन्स कि इफ वी कट एंड रिमूव अ स्मॉल सेक्शन दैट इज कॉल्ड एज लेमिनोटमी, एंड इसके अलावा इफ वी रिमूव एक हाफ का पूरा हमने लेमाइना रिमूव कर दिया दैट इज कॉल्ड एज हेमी लेमिनेक्टमी, है ना. एंड इफ वी कम्प्लीटली रिमूव द लेमाइना दैट इज कॉल्ड एज लेमिनेक्टमी, कमिंग कंप्लीट लेमिनेक्टमी, ठीक है. तो इट मीन्स कि वी कैन गो फॉर डिफरेंट सर्जिकल, मतलब अलग अलग नाम दिया हुआ है डिपेंडिंग अपॉन कि कितना सेक्शन, हाउ मच पार्ट ऑफ दैट vertebra we are just cutting and removing, है ना. that is accordingly you can give different names for different surgical procedures, है ना. ओके, सो कैन एनीवन टेल मी कि मोस्ट कॉमनली हमारा डिस्क प्रोलैप्स कौन से डायरेक्शन में होता है, मतलब Anterior. हाँ, Anterior direction में. एंटीरियर नहीं, एंटीरियर नहीं है, एंटीरियर, Posterior. Posterior lateral. हाँ, इट इज़ पोस्टीरियर लैटरल, ठीक है राम्या, इट इज़ sir. ओके, इट इज़ पोस्टीरियर लैटरल, ठीक है. एंड दैट इज़ द रीज़न कि हम मतलब डिस्क यहाँ प्रेजेंट है तभी हम डिस्क को पोस्टीरियर साइड से उसको हम एक्सेस कर रहे हैं ना. एंड इवन दो मतलब हाँ, हमें पोस्टीरियरली एक्सेस करना ज़्यादा ईजी, ऑफ कोर्स वर्टिब्रल कॉलम के एंटीरियरली कैसे एक्सेस करेंगे, लेकिन स्टिल हमारा जो डिस्क यहाँ पे प्रेजेंट है, डिस्क का पोस्टीरियर लैटरली, कहीं ना कहीं पोस्टीरियरली एंड लैटरली, अगर सिर्फ पोस्टीरियरली होता ना तो इन डैट केस हमें स्पाइनस में भी स्पाइनस प्रोसेस रिमूव करना पड़ता अगर ताकि हम सीधा डायरेक्टली हम उसको एक्सेस कर पाए. बट हियर वी कैन सी दिस पोस्टीरियर लैटरली, ठीक है. आई होप यहाँ तक कोई डाउट नहीं है, PIVD तक, No, sir. ठीक है. ओके, सो नाउ स्टार्टिंग विद स्कॉलियोसिस, ठीक है. तो अब ओके, लेट्स सी फर्स्ट ऑफ ऑल कि कितना हमें कवर करना है. हमें स्कॉलियोसिस कवर करना है, देन वी हैव गॉट द RA एंड द OA, विद दैट वी विल डिस्कस. OA तो नहीं, RA को डिस्कस करेंगे, एंड देन वी विल सी द डिफरेंस बिटवीन RA एंड OA, दोनों में एक बेसिक डिफरेंस कुछ होते हैं वो हम डिस्कस करेंगे. एंड देन वी विल गो थ्रू ओके दिस वन, दिस एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस, ये सब कंडीशंस हमने पढ़े हुए हैं ना. बट इसके लिए देखो देयर आर सम स्पेशल टेस्ट. ये जो टेस्ट है ना, ये आपको ये फिजियोथेरेपी पॉइंट ऑफ व्यू से टेस्ट नहीं है, ये सारे आपको ऑर्थोपेडिक पॉइंट ऑफ व्यू से टेस्ट मिलेंगे. तो इसलिए अगेन इट बिकम्स इंपॉर्टेंट टू रिमेंबर. आप अगर मैगी में देखोगे, मैगी में आपको स्पेशल टेस्ट मिलेंगे वो PT पॉइंट ऑफ व्यू से है, लेकिन यहाँ पे जो स्पेशल टेस्ट है या फिर जो टेस्ट है ये सारे हमारे ऑर्थोपेडिक पॉइंट ऑफ व्यू से है. तो वी मस्ट
रिमेंबर दीज टेस्ट्स एज वेल है ना, ऑफ कोर्स. तो ये विल गो थ्रू दिस है ना. एंड उसके बाद में ओके, देयर आर सर्टेन कंडीशंस. अगेन जैसे हमने पहले कुछ कंडीशंस देखी थी इससे पहले, जैसे फोकोमाइलिया एंड कुछ कुछ कंडीशन देखी थी, वैसी कुछ कंडीशंस है. एंड देन वी विल जस्ट गो थ्रू. ओके, देन ऑस्टियोपोरोसिस एंड रिकेट्स. ठीक है. ओके. सो ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल स्टार्टिंग विद द स्कॉलियोसिस. ओके, इसमें इसमें तो आई थिंक आप ही सब कुछ बता दोगे, क्योंकि हमने इसको स्कॉलियोसिस को अच्छे से डिस्कस कर चुके हैं. मतलब उसका बायोमैकेनिक्स हम डिस्कस कर चुके हैं ना. द रोटेशन ऑफ वर्टिब्रा हमने डिस्कस किया था कि किस तरह से होता है. फर्स्ट ऑफ ऑल द बेसिक डेफिनेशन ऑफ स्कॉलियोसिस कोई बता सकता है? किस तरफ डिविएशन हो रहा है स्पाइन का? लेटरल कर्वेचर लैटरल, हाँ एग्जैक्टली, लैटरली कर्वेचर हो रहा है. एंड देर इज दिस एंगल, क्या क्या नाम है एंगल का जिससे हम, एंगल. कॉप्स एंगल, विच इज यूज टू मेजर. तो कॉप्स एंगल हम कहाँ पे बनाते होंगे? हम एक्सरे पे बनाते होंगे ना. जो एक्स है ना, एक्सरे होता है, एक्सरे पे तो हम बना सकते हैं ना. एक्सरे पे वी कैन मेक द कॉप्स एंगल एंड देन वी कैन फिगर आउट कि कॉप्स एंगल की के अकॉर्डिंग की कितना कितना वर्स है वो कंडीशन है ना. ओके, इसके अलावा हाँ चलो ठीक है. तो देखो जैसे ये वी कैन सी ये हमारा नॉर्मल वर्टिब्रा है, यहाँ पे भी दिखाया हुआ. दिस इज द रोटेटेड वर्टिब्रा, रोटेशन ऑफ द वर्टिब्रा. तो वी कैन सी कि जैसे लेट्स से फर्स्ट ऑफ ऑल इस केस की अगर हम बात कर रहे हैं, तो वी कैन सी कि जो प्राइमरी कर्व है, जो मेजर कर्व जिस तरफ देखने को मिल रहा है, उस साइड की तरफ हम बोलते हैं कि स्कॉलियोसिस उस साइड का है. लेट्स से अगर इस पर्सन की अगर हम बात करें, तो ये राइट साइड है, ये लेफ्ट साइड है. तो इट मीन्स कि मेजर जो कर्वेचर हमें देखने को मिल रहा है दैट इज ऑन द राइट साइड. तो देन वी कैन से दैट दिस पर्सन हैज अ राइट साइडेड स्कॉलियोसिस है ना. एंड देन वी कैन सी एज अ कॉन्सिक्वेंस ऑफ दिस प्राइमरी कर्व वी हैव गॉट टू secondary curves as well. And there is one more thing. जिस तरफ प्राइमरी कर्व होता है, और यू कैन से जिस साइड का हमारा स्कॉलियोसिस होता है, उस साइड की तरफ हमारा वर्टिब्रल बॉडी जो है वो रोटेट करता है ना. आई होप सबको ये चीज़ याद है. ये हम Yes, है ना बायोमैकेनिक्स में कर चुके कवर. तो इट मीन्स कि अगर इफ़ आई से कि इस इमेज की अगर हम बात करते हैं, दिस इज़ द राइट साइड एंड दिस इज़ द लेफ्ट साइड. तो इट मीन्स कि अगर हमें वर्टिब्रल बॉडी जो है, मतलब वर्टिब्रा का वर्टिब्रल बॉडी जो है, वो हमें राइट साइड की तरफ रोटेट होता हुआ दिख रहा है. तो इट मीन्स कि इस केस में किस साइड का स्कॉलियोसिस होना चाहिए, राइट या लेफ्ट? राइट. राइट साइड, एग्जैक्टली है ना. राइट साइड का स्कॉलियोसिस होना चाहिए. एंड बिकॉज ऑफ दैट वी कैन सी कि the vertebral body has rotated towards the scoliotic side, or you can say towards the side of scoliosis. And because of that, as a consequence, right transverse process has come posteriorly है ना. spinous process जो यहाँ पे होना चाहिए था वो थोड़ा सा लेफ्ट की साइड हो गया, एंड लेफ्ट ट्रांसवर्स प्रोसेस हैज गॉन मोर डीपर है ना. सो बिकॉज ऑफ दैट, अगेन if you try to palpate the spinous process है ना, तो देर इज़ अ हाई चांस कि आप राइट ट्रांसवर्स प्रोसेस पैल्पेट कर रहे होगे. आपको लग रहा होगा कि वो स्पाइनस प्रोसेस है, लेकिन एक्चुअली देर इज़ अ हाई चांस कि वो राइट ट्रांसवर्स प्रोसेस होगा. लाइकवाइज आपको लग रहा होगा कि लेफ्ट ट्रांसवर्स प्रोसेस आप ये वाला पैल्पेट कर रहे हो, बट एक्चुअली वो स्पाइनस प्रोसेस होगा. ठीक है. तो दैट इज़ बिकॉज ऑफ द रोटेशन of the vertebra as a consequence of the scoliosis. So it means कि in this case there is a high chance, there is a this person is having a right side scoliosis. ठीक है. right side convexity है इस person को. ठीक है. okay, and because of that we can see कि right side का जो rib है posteriorly it comes backwards है ना, पीछे की तरफ पुश जाएगा. एंड बिकॉज ऑफ डैट ऑन द इस केस में हम राइट साइड पे क्या देखेंगे, मतलब अगर हम इफ़ वी आस्क दिस पर्सन टू रिमूव द क्लोथिंग है ना, तो इन दैट केस राइट साइड एक रिब हम्प है ना, रिब हम्प हमें देखने को मिलेगा. ठीक है. किस किसने रिब हम्प देखा है एक्चुअली में? रिब हम्प किस किसने देखा है, या स्कॉलियोसिस केस किसने देखा हुआ है? स्कॉलियोसिस तो बहुत कॉमन केस है, किसी ने देखा नहीं? ओके, दैट्स स्ट्रेंज. Yes, sir. रामी आपने देखा है? ओके. आप Yes, sir. ओके, शिवांगी आपने देखा है? आप लोगों की क्लिनिकल पोस्टिंग्स वगैरह होती है क्या? मतलब होती होगी ना, क्लिनिकल पोस्टिंग्स होती होगी पहले, उसके बाद अभी इंटर्नशिप में भी केसेस वगैरह. मतलब कोविड के बाद में पेशेंट इनफ्लो कैसा है? बिकॉज मेरा इंटर्नशिप कोविड से पहले हुआ था, तो उस टाइम पे पेशेंट इनफ्लो काफ़ी अच्छा रहता था. कोविड के टाइम पे काफ़ी इफेक्ट हुआ था, बट कोविड के बाद में अभी आप लोगों का, जैसे आप लोग जो इंटर्नशिप कर रहे हो, आपका पेशेंट इनफ्लो कैसा है? दिन में आप लोग कितने पेशेंट्स देखते हो? जो 10 to 15 every day, sir. समय आप 10 to 15 पेशेंट्स आप देखते हो. ओके.
एंड बाकी सब आई डोंट रिमेम्बर. Except the most similar conditions मोस्टली like सिमिलर. OA of backache, sciatica. ओके, ठीक है, ओके ओके, ठीक है. um, रामेश, जैसे आपने आपने sciatica टर्म यूज़ किया ना, sciatica इज़ जैसे जैसे अगर कोई टर्म आपसे आपसे पूछता है ना कि इस पर्सन को कौन सी कंडीशन है ना, तो वहाँ पे वी नीड टू टेल देम कि डायग्नोसिस क्या है हमारा. लेट्स से अगर हमारा डायग्नोसिस Sir, your voice is not clear. ओके, इट्स नॉट क्लियर. ओके, जस्ट गिव मी अ सेकंड, गिव मी अ सेकंड. Just give me a second. Okay, I hope I'm audible now. Yes, sir, clear. Okay, great. So I was saying कि if anyone asks you कि let's say if you are having a patient with low back pain and the pain radiates on the posterior, on the dorsal aspect of the leg, है ना, pain radiate कर रहा है, तो if someone asks you कि कौन सी condition है इस person को, तो you're not supposed to say sciatica, है ना, मतलब sciatica is not a diagnosis. ठीक है, तो you can say कि रीज़न क्या है उस पेन का, मतलब कि जैसे आप बोलते हो प्रोलैप्स्ड इंटरवर्टिबल डिस्क है, पीआईवीडी है इस केस को, दैट इज़ अ डायग्नोसिस, है ना. इसके अलावा देर इज़ पायरिफॉर्मिस सिंड्रोम, है ना, पायरिफॉर्मिस मसल के नीचे हमारा शियाटिक नर्व का इम्पिंजमेंट हो रहा है, दैट इज़ अ डायग्नोसिस. बट शियाटिका इटसेल्फ इज़ नॉट अ डायग्नोसिस. शियाटिका इज़ द मोस्ट लाइक वन ऑफ द मोस्ट कॉमनली यूज्ड टर्म्स इसमें मेडिकल प्रैक्टिस में, लेकिन शियाटिका इटसेल्फ इज़ नॉट अ कंडीशन, इट इज़ अ सिम्टम. यू कैन से कि शियाटिका मतलब कि रेडिएटिंग पेन ऑन द डॉर्सल पार्ट ऑफ leg, that is that phenomenon is called as sciatica, but sciatica itself is not a diagnosis. ठीक है, तो डायग्नोसिस अगर हमें करना है, ठीक है, तो वी नीड टू फिगर आउट कि पायरिफॉर्मिस सिंड्रोम है, उससे हमें समझ आ रहा है कि हाँ, मतलब पेन जो है वो पायरिफॉर्मिस मसल के नीचे नर्व इम्पेंजमेंट की वजह से हो रहा है, या फिर पीआईवीडी की वजह से पेन हो रहा है, या फिर लेट्स से स्कॉलियोसिस इज अ डायग्नोसिस. तो हमें डायग्नोसिस मतलब जो है वो उसका नाम लेते ही मतलब हमें समझ आ जाना चाहिए कि रीज़न क्या है उस पेन का. ठीक है, तो शियाटिका इटसेल्फ इज़ नॉट अ डायग्नोसिस. ठीक है, ओके, बट हाँ, ठीक है, तो यू कैन से कि हाँ, मतलब देयर वर केसेस विथ शियाटिका, है ना, जिसमें पेन रेडिएट कर रहा था. बट इफ़ आई आस्क यू कि डायग्नोसिस क्या था, तो यू मस्ट नो कि पेन का रीज़न क्या था. इट वॉज आइदर लाइक वॉज इट बिकॉज ऑफ द पायरिफॉर्मिस सिंड्रोम या फिर बिकॉज ऑफ एनी अदर कंडीशन. ठीक है, ओके. सो ओके, यू वर सेइंग कि आपके आपके 10-15 केसेस आ जाते हैं, बाकी सबका मतलब आई डोंट रिमेम्बर कि कौन कौन कर रहा है इंटर्नशिप. वैष्णवी, शिवानी, प्रतीक्षा, आप लोग इंटर्नशिप कर रहे हो क्या? आई होप आई एम ऑडिबल टू यू ऑल. हाँ, No, sir. I work in a clinic. okay, you work in a clinic. Okay, can you tell me like Sir. how many cases? Okay, Pratiksha, आप like how many cases you go through in a day? 5 max. Okay, 5-6 cases. Okay, 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 ठीक है. And शिवांगी? 7 to 8, sir. Okay, 7 to you're also working in a clinic? Yes, sir. Okay, okay, शिवांगी, okay, okay. uh, ठीक है. मतलब when I was doing my internship at that time, I remember I used to see like anything near to almost 25 to 30 cases. Like it was really difficult for us to see, and of course 25-30 cases एक दिन में देखना, it means कि आप एक केस को बस थोड़ा सा टाइम दे रहे हो and आप निकल रहे हो, and that is not a good practice, but we used to do that उस टाइम पे. खैर, तो ओके, सो आई होप सबको ये चीज़ समझ आ गई दैट देर इज दिस रोटेशन ऑफ द वर्टिब्रा. एंड हाँ, आई वाज टॉकिंग अबाउट द रिब हम्प, है ना. तो रिब हम्प वी कैन सी ऑन द स्कॉलियोटिक साइड, जिस साइड पे कन्वेक्सिटी है,
एंड ठीक है, और उसके अलावा क्या है, हाँ, देर कैन बी दिस नॉन स्ट्रक्चरल एंड स्ट्रक्चरल, है ना, इट मीन्स कि लेट्स से स्ट्रक्चरल स्कॉलियोसिस भी कैन से कि उस केस में मतलब होगा जहाँ पे इट लाइक लेट्स से इफ इट इज प्रेजेंट कंजेनेटली, ना कंजेनेटली ये कंडीशन प्रेजेंट है, तो इन दैट केस, बट इफ लेट्स से इट इज बिकॉज ऑफ द इम्प्रॉपर पोजिशनिंग ऑफ द पर्सन, है ना, अगर इम्प्रॉपर पोजिशनिंग या सिटिंग हैबिट है पर्सन की, उस केस में बिकॉज ऑफ muscle imbalances and because of muscles becoming weaker or maybe stiff on certain side, so we can say because of that, that is called as non-structural scoliosis, and again that can get recovered much faster than the structural one. Okay, okay, so that was all about scoliosis. And okay, now coming up to this thing, so we know about the Cobb's angle. Cobb's angle we have discussed, and we have discussed about the rotation of the vertebra as well. Apart from that, we are supposed to talk about one more thing, that is called as the riser's sign. Riser's sign basically means कि again it is a method to find out the severity of scoliosis, है ना, तो it means कि we just have a look at the iliac crest, and we can see that there will be new subperiosteal new bone deposition. तो ऑफ कोर्स subperiosteal means कि there is this periosteum जो कि हमारा cortical bone के ऊपर present है, and below that we can see there is new bone deposition. Why? Because again we can see कि अगर scoliosis present है, तो because of that there will be additional stresses on the structure of the iliac crest, and because of that on the iliac wing we will see ये हमारा कौन सा लॉ है, ये हमारा वुल्स लॉ है ना, बिकॉज ऑफ स्ट्रेस, कंटिन्यूस स्ट्रेस अगर एक बोन के ऊपर आ रहा होता है, एज अ रिस्पॉन्स टू डैट there is new subperiosteal new bone deposition, or you can say bone becomes stronger, or you can say the bone cells become hypertrophied, है ना, in that particular region. So that all can be seen as a consequence of continuously जो force उसके ऊपर आ रहा है bone के ऊपर ना, तो because of that only we can see कि there is new bone deposition on the iliac wing, and that can also be used as a radiological फीचर कि जहाँ पे वी कैन सी कि स्कॉलियोसिस जो है वो इंडिविजुअल में प्रेजेंट है, तो देर इज न्यू मतलब subperiosteal new bone deposition on the iliac wing, and that is called as the riser's sign. ठीक है, riser's sign, Cobb's angle and rotation of vertebra, these three things we have discussed. I hope यहाँ तक clear है, यहाँ तक Yes, sir. ठीक है, okay. And then apart from that Sir, we, हाँ I have a doubt. हाँ, yes हाँ मैम. Actually, what I studied means riser sign means Yeah. fusion of ilium, ischium, and pubis. There is fusion Like of हाँ. हम्म. in the process of ossification, fusion of these three bones to form innominate bone. Yeah. Yeah, eventually that will be because of that only. After हाँ. it occurs after 22 years. Before that, if we perform any surgery or something, it will be like progressive. We should perform again and again. Like that I studied. Is it correct or Like नहीं, I'm not able to get it. मतलब आप क्या बोल रहे हो कि the three bones they get fused. हाँ, उसके आगे is there signs mean fusion of three bones? there is fusion of Like these three in the bones. process of ossification. Yeah. Okay. And like you're saying कि that is the riser's sign. मतलब आप ये बोल रहे हो? I studied like Yeah. that. Is it correct or not? Yeah, I'm asking. eventually we will see that as a response of the additional stresses because of scoliosis, we will see that there is new bone deposition, and there will be you can say, well, again the bone becomes more, you can say, more stiffer, or more there is new bone deposition. Because of that you can say कि eventually there are these three bones which get fused. So maybe because of that you can say कि eventually एज ए लॉन्ग टर्म वी कैन सी कि राइजर साइन में हमें वो देखने को मिल सकता है. बट टिपिकली अगर हम राइजर साइन की बात करते हैं, वी आर मेनली कंसर्न विद द इलियक विंग. हम इलियक विंग के ऊपर मेनली देखना चाह रहे हैं. ठीक है, इसको अगर हम डिटेल में इफ यू सी दिस, तो वी इवन क्लासीफाई राइजर साइन. एक सेकेंड, राइजर साइन को हम क्लासीफाई भी करते हैं. ओके, दिस इज द, देखो वी कैन सी, देखो राइजर 0 1 2, तो इट डिपेंड्स कि हाउ मच न्यू सब पेरियोस्टियल. सो हेयर वी कैन सी अगेन इट इज मेनली दे आर फोकसिंग ऑन द इलियक विंग. ठीक है, या इवेंचुअली एज अ रिस्पॉन्स ऑफ दिस, मतलब इन अ लॉन्ग टर्म वी कैन सी कि
this might be happening that all these three bones might be fusing, but agar mainly if we are talking about the riser's sign, we are mainly concerned with the iliac wing, and we can see how much new subperiosteal like the new bone deposition कितना ज़्यादा है, and according to that we can see कि उसको अलग अलग राइजर 1 2 3 4 5 के अकॉर्डिंग दिया हुआ है यहाँ पे, है ना. एंड तो वो चीज़ है, एंड इफ देर इट इज़ कम्प्लीटली वी कैन सी कंप्लीट न्यू लाइक न्यू बोन डिपोजिशन कम्प्लीटली ऑन द होल ऑफ द इलियक विंग, देन वी कैन से कि स्कॉलियोसिस का जो मतलब जो कंडीशन है दैट इज़ मच वर्स, है ना, इन केस ऑफ राइजर 5 एज कम्पेयर टू राइजर 1 और 0. ठीक है, तो वी आर मेनली कंसर्न विथ द इलियक विंग हेयर. ओके, Okay, sir. ठीक Thank है. you. ओके, तो अगेन एक नई चीज़ आ गई कि दैट अप टू राइजर 5. ठीक है, राइजर 5 तक हमारे पास क्लासिफिकेशन होता है 0 to 5. ओके. Okay, so ठीक है, and apart from that, we have talked about, or we know the Boston brace, the Milwaukee brace, है ना. There is this turnbuckle cast as well. Turnbuckle cast, if I show you the image, okay. So turnbuckle cast can be given, like it is given in worst, like one of the most like worst cases of scoliosis अगर होता है तो in that case, तो यहाँ पे here we can see कि इस केस में जैसे लेट्स से अगर हम इस केस की बात कर रहे हैं तो दिस पर्सन माइट बी हैविंग, दिस इज द राइट साइड, दिस इज द लेफ्ट साइड, है ना. तो दिस पर्सन माइट बी हैविंग राइट साइड स्कोलियोसिस जहाँ पे राइट साइड कन्वेक्सिटी थी एंड लेफ्ट साइड कनकेविटी थी, एंड एज अ रिस्पॉन्स अब हमने यहाँ पे राइजर ये इसको कम्प्लीटली हम राइजर टर्नबकल कास्ट भी कहते हैं, बिकॉज राइजर वॉज अ साइंटिस्ट जिसने ये कास्ट में भी इन्वेंट किया था जो. एंड इसके अलावा यू कैन जस्ट कॉल इट एज टर्नबकल कास्ट एज वेल, एंड ऑन द साइड ऑफ कनकेविटी यू अप्लाई इट so as to bring the vertebral column back into its normal position. That is called as turnbuckle cast. Okay. Apart from that, we can see the Milwaukee brace and the Boston brace. I hope आप सबने इसकी इमेज देखी होगी. Milwaukee brace. This is the Milwaukee brace. ठीक है. Likewise, somewhat like this only we have got the Boston brace as well. These all are used in case of scoliosis. ठीक है. And ये सारे नाम ना आपको वहाँ मिल जाएंगे जो फर्स्ट स्लाइड ऑफ ऑर्थो जो हमने पढ़ी थी ना, तो इन दैट बाय द एंड ऑफ दैट स्लाइड हमने देखा था कि उसमें कुछ स्प्लिंट्स एंड कुछ ऑर्थोटिक्स के नाम दिए हुए थे वहाँ पे ना. साथ में इमेज भी मैंने साथ में उनकी पिक्चर्स भी डाली हुई है, सो एज टू मेक इट ईजियर to like memorize those names. ठीक है. Okay, and then we can talk about the operative methods. ठीक है, तो that we can go for अगर बाकी सब methods if they fail, and in that case we can go for the operative methods of course. Okay, तो I hope we are done with the scoliosis. ठीक है, आगे बढ़ूँ मैं. Yes, sir. ठीक है. Okay. तो स्कोलियोसिस कैसे मेजर करते हैं सर? हाँ, क्या कह रहे हो? हाँ, स्कोलियोसिस की कैसे मेजर करते हैं? मींस हाउ टू मेजर स्कोलियोसिस? स्कोलियोसिस के भी मेजर ये मैंने बताया ना बाय द कॉर्ब्स एंगल, मतलब बाय यूजिंग द कॉर्ब्स एंगल यू कैन मेजर द नहीं स्कोलियोसिस. सर, ये ऊपर वाले वर्टिब्रे से नीचे हाँ, से लेते हैं, ऐसा okay. लेते हैं सर. करेक्ट मेजरमेंट कैसे लेते हैं? ओके, तो इसमें इस तरह से रहता है कि जैसे मतलब यू नीड टू फिगर आउट, जैसे ये एक्सरे है तो इसमें यू नीड टू फिगर आउट कि लेट्स से अगर इफ वी आर टॉकिंग अबाउट द प्राइमरी कर्व, दिस पर्टिकुलर कर्व, तो इस कर्व में वी नीड टू फिगर आउट कि द टॉप मोस्ट वर्टिब्रा जो कि हमारा मोस्ट यू कैन से स्टेबल पोजीशन में है, तो लेट्स से हमारा लेट्स से अगर हम इस कर्वेचर की बात कर रहे हैं तो इन दैट केस लेट्स से ये वाला वर्टिब्रा अगर हम देख रहे हैं कि ये हमारा मोस्ट स्टेबल पोजीशन में है, तो इन दिस केस इस जो टॉप मोस्ट वर्टिब्रा जो है उसका अपर बॉर्डर जो है वहाँ से वी मेक अ लाइन, है ना, एक एक्सिस अगर हम वहाँ से बनाते हैं, लाइकवाइज उसी कर्वेचर का लोअर मोस्ट सेक्शन पे अगर हम आ जाए, एंड लोअर मोस्ट सेक्शन विच इज़ मोर और लेस स्टेबल, है ना, तो उसका उस वर्टिब्रा का लोअर बॉर्डर से अगर हम एक एक्सिस बनाते हैं, एंड इवेंचुअली वो दोनों एक्सिस जो होंगे दे विल मीट समवेयर ना, एक जगह पे दे विल मीट, एंड इवेंचुअली वी विल सी कि जो एंगुलेशन फॉर्म हो रहा है, एंड इवेंचुअली वी कैन फिगर आउट कि एंगुलेशन जो है वो कितना हमने पढ़ा था 20 डिग्री के आसपास ना, आई थिंक वो होता है, उससे ज़्यादा अगर होता है तो अकॉर्डिंगली वी कैन फिगर आउट कि स्कॉलियोसिस प्रेजेंट है कि नहीं, या फिर इसकी कितना वर्स है वो कंडीशन. ठीक है, बट आई थिंक आप यही चीज़ पूछ रहे थे. यस सर. ठीक है. ओके, तो ठीक है, तो दैट वाज ऑल अबाउट स्कॉलियोसिस. और भी कुछ चीज़ अगर नहीं निकल के कुछ आपके माइंड में किसी के है तो जस्ट
एडेड अप, बिकॉज ऑफ कोर्स आप यहाँ पे 33 स्टूडेंट्स 32 हो, तो आपके 32 ब्रेन और मेरा अकेला का ब्रेन, तो मैं कुछ लिमिटेड चीज़ें ही फिगर आउट कर सकता हूँ ना। कुछ नई चीज़ अगर आपके पास है तो जस्ट ओपन इट अप, अभी आप वो चीज़ डिस्कस कर सकते हो, यू कैन लाइक फील फ्री टू डिस्कस इट, ठीक है। कोई वो नहीं है कि सिर्फ मैं ही बोलूँगा, आप लोग भी बता सकते हो, ठीक है। इवन मुझे भी कोई नई चीज़ सीखने को मिल सकती है वहाँ पे, ठीक है। ओके, सो दैट वाज ऑल अबाउट स्कॉलियोसिस। नाउ coming up to rheumatoid arthritis. Okay, first of all, can anyone tell me the basic difference between RA and OA? Rheumatoid arthritis and आर ए osteoarthritis. स्मॉल जॉइंट में होता है, ओ ए लार्ज जॉइंट में। हाँ, RA is arthritis and OA is degenerative disease. OA is degenerative and RA is inflammatory. यस, Autoimmune. ऑटो इम्यून डिजीज। हाँ हाँ, ऑटो इम्यून, हाँ ठीक है, ऑटो इम्यून डिजीज, हाँ इन्फ्लामेशन तो खैर वहाँ पे भी, लेकिन हाँ मतलब हाँ र्यूमेटॉइड, जहाँ पे भी र्यूमेटॉइड टर्म यूज़ कर रहे हैं तो वहाँ पे इट मीन्स कि इट इज़ सपोज टू बी ऑटो इम्यून डिजीज़, हाँ। एंड इसके अलावा मेनली जैसे आपने बताया कि स्मॉल जॉइंट्स में तो इट इज़ नॉट मैंडेटरी, हर बार नहीं, लेकिन हाँ मोस्ट कॉमनली वी कैन से कि स्मॉल जॉइंट्स आर बीइंग अफेक्टेड इन बाय आरए। जैसे फिंगर्स के हमारे पीआईपी डीआईपी वगैरह देखते हैं तो वो मोस्ट कॉमनली होते हैं, बट देर आर केसेस जहाँ पे इवन नी में भी देखा गया है या फिर इवन हिप जॉइंट में भी आर देखा गया है ना। तो इट इज़ नॉट मैंडेटरी कि हर बार नहीं होगा, पर लेकिन हाँ मोस्ट कॉमनली अगर हम कह सकते हैं कि हाँ स्मॉल जॉइंट्स मोस्टली आर एंड बिग जॉइंट जो होते हैं वो हमारे ओ ए की वजह से होते हैं। इसका इसका रीज़न है, इसका रीज़न ये है कि अगर अगर हम ओ ए की बात करते हैं तो ओ ए में इट इज़ मेनली डिजेनरेटिव, जैसे आपने बताया, तो वहाँ पे मेनली व्हाट वी सी कि देर इज़ a decrease in the joint space and because of that mainly हमारा जो first of all synovium जो है, synovial fluid जो है that depletes and because of that eventually हमारा जो हाइलैंड कार्टिलेज जो दोनों बोन्स के बीच में प्रेजेंट है वो that start getting degenerated है ना, उसका इरोजन होना शुरू हो जाता है एंड इवेंचुअली वंस दैट गेट्स कम्प्लीटली इरोडेड उसके बाद हमारी बोन्स की जो आर्टिकुलेटिंग सरफेस होती है वो उनका इरोजन शुरू हो जाता है एंड बिकॉज ऑफ दैट मतलब दैट बिकम्स हाईली पेनफुल ना। तो दैट इज़ द मैकेनिज्म या प्रिंसिपल जो कि हमारा ओ ए में देखने को मिलता है। बट व्हेन इट कम्स टू आर ए, तो आर ए में इट इज़ मेनली द इन्फ्लामेशन ऑफ द साइनोवियम, जो साइनोवियल फ्लूइड है ना यहाँ पे जॉइंट में, तो उसका मेनली उसका साइनोवियम सॉरी उसका इन्फ्लामेशन होता है एंड मेनली देर इज़ हाइपरट्रॉफी ऑफ दिस थिंग एंड बिकॉज ऑफ दैट वी कैन सी यहाँ पे वी कैन यूज अ टर्म पैनस। देखो यहाँ पे लिखा है साइनोवियम गेट्स हाइपरट्रॉफी, है ना, एंड बिकॉज ऑफ दैट एंड सराउंड्स अराउंड द पेरिफेरी ऑफ द आर्टिकुलर कार्टिलेज, जो हमारा कार्टिलेज प्रेजेंट है उसके ऊपर जो हमारा जो हाइपरट्रॉफिड साइनोवियम है ना, एंड दैट हाइपरट्रॉफिड साइनोवियम जो ये जो रेड में दिखाया हुआ है दैट इज कॉल्ड एज पैनस, PANNUS पैनस, एंड इवेंचुअली दैट स्टार्ट्स बरोइंग, मतलब कि वो फिर खोदना शुरू कर देता है थ्रू द कार्टिलेज एंड देन इवेंचुअली थ्रू द बोन। एंड अगर वो चीज़ हो रही है तो देन वी कॉल इट एज आर ए, दैट इज रूमेटॉइड अर्थराइटिस। एंड उसके अलावा अगर ओ ए की बात करें तो ओ ए इज़ डायरेक्टली डिजेनरेटेड, डायरेक्टली हमारा बोन स्पेस गेट्स डिक्रीज, तो इवेंचुअली जो बोन स्पेस डिक्रीज हो रहा है दैट विल बी मेनली बिकॉज ऑफ वीकनेस ऑफ द मसल्स, है ना, जो कि इसके क्लोज प्रॉक्सिमिटी में प्रेजेंट है। तभी तो हम ओ ए के केस में कैन एनीवन टेल मी कि मोस्ट कॉमनली हम कौन सी मसल्स को स्ट्रेंथन करते हैं ओ ए के केस में? क्वाड्स को करते हैं ना, क्वाड्स की स्ट्रेंथनिंग हम बहुत मतलब मेनली हम फोकस करते हैं क्वाड्स की स्ट्रेंथनिंग के ऊपर जब हम अगर ओ ए का केस देखते हैं। ऐसा क्यों? बिकॉज ऐसा इसलिए है कि ताकि जितना मसल स्ट्रेंथ अच्छा होगा उतना इट विल बी सॉरी इट विल बी एबल टू होल्ड द नी जॉइंट प्रॉपरली, है ना, एंड बिकॉज ऑफ दैट मतलब वो हमारा जितना अच्छे से होल्ड करेगा नी जॉइंट को उतना अमाउंट ऑफ कंप्रेशन हमारा नी जॉइंट के ऊपर जो होगा बिकॉज ऑफ डिक्रीज इन द स्पेस ऑफ इन द जॉइंट वो हम उतना कम हो जाएगा एंड बिकॉज ऑफ दैट हमारा पेन जो है नी जॉइंट पे वो उतना कम हो जाएगा ना। एंड अगेन देर इज़ वन मोर थिंग, ओ ए के केस में हम इंडिविजुअल जो पर्सन होता है या फिर वेट बेरिंग जॉइंट पे मतलब ओ ए है या आर ए है, तो उस केस में हम पर्सन को वेट कम करने को बोलते हैं कि ज़्यादा करने को बोलते हैं? कम करने को बोलते हैं ना। तो इसका अगेन हमने ये हिप जॉइंट में पढ़ा था ना कि इसका रीज़न क्या होगा? सो एज टू डिक्रीज द अमाउंट ऑफ व्हाट ऑन द जॉइंट, अमाउंट ऑफ कंप्रेशन ना, अमाउंट ऑफ कंप्रेशन ऑन द जॉइंट, है ना। तो हमने वो चीज़ पढ़ा था वहाँ पे। तो देर आर टू डिफरेंट थिंग्स, जो दो अलग अलग फोर्सेस थे ना जो कि जॉइंट के ऊपर आ रहे थे विच वर इवेंचुअली ट्राइंग टू इंक्रीज द अमाउंट ऑफ कंप्रेशन। क्या क्या था? एक तो अमाउंट ऑफ बॉडी वेट एंड दूसरा
द मसल, जैसे हमने मसल को है ना, हाँ मसल मसल कॉन्ट्रैक्शन जो कि इसका फोर्स इवेंचुअली उस जॉइंट के ऊपर आता है ना। तो ये दो चीज़ें, अगर हम मसल को ऑल्टर नहीं कर पा रहे तो एटलीस्ट वी कैन ऑल्टर द वेट ऑफ द पर्सन। तो इसलिए इसलिए इट इज़ हाईली रिकमेंडेड कि पर्सन को जितना पर्सन अपना वेट कम करे उतना इट्स गुड है ना, कि उतना कंप्रेशन कम होगा। ओके, तो इन केस ऑफ आर ए, तो ठीक है, यहाँ पे वी कैन सी दिस इज नॉन सपरेटिव एंड ऑल दैट। Morning stiffness, it is one of the most common, even in my like family. I've got a family member who has got this RA, and like that person, he used to complain of morning stiffness. And morning stiffness means कि सुबह के टाइम पे उठते ही he used to start doing this thing, okay, he used to start doing this, because the fingers used to become really stiff, है ना, and he used to, and at least for 15-20 minutes he used to do this thing continuously, and after that जो fingers थे they used to become a bit flexible, and उसके बाद में he was able to do it. But after some time, मतलब उस टाइम पे it got misdiagnosed, and उस टाइम पे इसको इतना ध्यान नहीं दिया गया, but after some time it द कंडीशन बिकम मोर वर्स, एंड ऑफ कोर्स उसके बाद में उसका ट्रीटमेंट स्टार्ट हुआ उसके इसका। लेकिन हाँ, द मॉर्निंग स्टिफनेस, इट इज़ लाइक वन ऑफ द मोस्ट कॉमनली यू कैन सी दिस थिंग इन केस ऑफ आर ए, एंड देयर विल बी सिमेट्रिकल स्वेलिंग इन द जॉइंट। अच्छा, यहाँ पे ना मेनली वी नीड टू टॉक अबाउट दीज नोड्स। कोई बता सकता है नोड्स का नाम क्या होता है? हर बार हाँ, हर्बर्डन नोड्स, एंड इसके अलावा बोचार्ड नोड्स भी होता है ना, हर्बर्डन नोड्स एंड बोचार्ड नोड। मेनली वी सी लाइक वी कैन सी दीज नोड्स इन बोथ आर ए एज वेल एज ओ ए। मतलब आर ए में भी हम ये नोड्स देख सकते हैं, ओ ए के केस में भी वी कैन सी दिस नोड्स। बट जस्ट रिमेंबर दिस थिंग कि ऑल दोज नोड्स विच आर प्रेजेंट ऑन द पी आई पी, those are called as Borchardt notes, ठीक है, BOUCHARD apostrophe s, Borchardt notes, ठीक है। एंड जो DIP पे प्रेजेंट होता है those are called as Herberdin notes, ठीक है, Herberdin notes and Borchardt notes। But you can see both these notes in both OA as well as RA, but on the PIP you will see the Borchardt notes, and on the DIP you will see the Herberdin notes, ठीक है। एंड इसके अलावा ठीक है, वी कैन सी कि देर विल बी एक्स-रे चेंजेस, एंड देर विल बी इरोजन, एंड ठीक है, एंड देर विल बी सिमेट्रिकल स्वेलिंग एंड दीज नोड्यूल्स प्रेजेंट, एंड इफ at least 4 or more than 4 of these are present like in a person, so we can say that there is a high chance कि RH जो है that is positive in that case, ठीक है। Apart from that, you need to remember this thing, this thing is really important, that there can be a genetic predisposition ऑफ आर ए एज वेल एज ओ ए, ठीक है। ओ ए का भी हम आगे देखेंगे, ओ ए का भी एक जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन होता है। जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन मीन्स कि जेनेटिकली दैट कंडीशन इज गोइंग थ्रू, मतलब जनरेशन के थ्रू जा रहा है, एंड देर इज़ अ पर्टिकुलर जीन इन द बॉडी, इफ दैट इज अफेक्टेड, तो वी कैन से कि देर इज़ अ हाई चांस कि वो दैट पर्सन कैन शो द सिम्टम्स ऑफ आर ए और ओ ए, ठीक है। तो वी कैन से देर इज़ अ पर्टिकुलर जीन दैट इज कॉल्ड एज लाइक HLA-DR1, or you can say HLA-DR4। So basically just remember the name of these genes, है ना, and if there is any like you can say इन genes के ऊपर अगर हमारा RA का एलील प्रेजेंट होता है, किसी को एलील टर्म पता है? ALLELE एलील। इफ यू रिमेंबर, आप शायद आई थिंक 9th या 10th क्लास में हमारा वो जेनेटिक्स वाला चैप्टर आता था। क्रोमोसोम्स। हाँ, उसमें उसमें क्रोमोसोम्स होते थे, क्रोमोसोम्स के ऊपर हम डैश बनाते थे या कुछ बनाते, मतलब सो एज टू शो कि उस क्रोमोसोम के ऊपर वो वाला एलील प्रेजेंट है उस कंडीशन का। तो एंड कुछ कंडीशंस होती थी जो कि हमारी लेट्स से ऑटोसोमल रिसेसिव है, तो इन डैट केस दोनों क्रोमोसोम्स के ऊपर वो एलील होना चाहिए ताकि इंडिविजुअल में वो उसके सिम्टम्स दिखे। एंड कुछ होते हैं जो कि डोमिनेंट होते हैं, जिसमें एक ही क्रोमोसोम के ऊपर वो एलील दिखता है, एंड इवेंचुअली वी कैन सी द सिम्टम्स ऑफ दैट कंडीशन इन द इंडिविजुअल, है ना। तो कुछ हमारे डोमिनेंट है, कुछ रिसेसिव है ना, एंड उसके अलावा कुछ सेक्स लिंक्ड होते हैं जो कि हमारा एक्स या वाई क्रोमोसोम पे मिलेंगे, जैसे क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम हो गया, या फिर हमारा कौन सा टर्नर सिंड्रोम हो गया, या इसके अलावा कुछ हमारे क्या कहते हैं ऑटोसोमल हो सकता है, लाइक डाउन सिंड्रोम, है ना। डाउन सिंड्रोम में देर इज़ 21st क्रोमोसोम जहाँ पे जिसका ट्राइसोमी हो जाता है, तो यू कैन सी कि मतलब किसी भी क्रोमोसोम पे हो सकता है, एंड डोमिनेंट एंड रिसेसिव। तो बेसिकली व्हाट आई एम सेइंग कि किसी भी जीन के ऊपर अगर हमें उस पर्टिकुलर कंडीशन का एलील अगर देखने को मिलता है, तो वी कैन से कि इस पर्टिकुलर जीन, मतलब जीन का एक पर्टिकुलर नाम दिया हुआ है, उस जीन के ऊपर वी कैन सी the allele for RA, and eventually we can see the symptoms of RA
in that person ना, तो it means कि there can be genetic predisposition for RA as well, ठीक है. Apart from that there can be any pathological condition as well. कोई पैथोलॉजी अगर मतलब कोई पैथोजन अगर है जो कि अफेक्ट कर रहा है उस पर्सन को, तो देर कैन बी माइक्रोप्लाज्मा, देर कैन बी क्लॉस्ट्रीडियम, देर कैन बी EB वायरस, दैट इज कॉल्ड एज एप्स्टेन बार वायरस, ठीक है. जस्ट रिमेंबर अगेन, ये एक बहुत मतलब एटिपिकल नाम है, तो जस्ट रिमेंबर दिस है ना, एप्स्टेन बार वायरस. तो these can also affect the person and eventually they can also lead to RA like condition or maybe RA, ठीक है. तो you can see कि it can be because of genetic predisposition, it can be because of any pathogen which is affecting the person, and eventually we will see that what is happening in the case of RA, that initially the synovial become edematous, so eventually the synovium gets starts getting inflamed, and because of that we can see that it becomes hypertrophied, and eventually it gets converted into a substance that is called as pannus, PANNUS, and that eventually gets stick to the articular cartilage, and it burrows, it digs through the through the cartilage and eventually through the bone, and eventually we can see कि हमारा subchondral bone जो है starts getting affected, and that eventually leads to pain, है ना. And that is the pathology, or you can say that is how eventually हमारा RA जो है it happens in a person, ठीक है. तो mainly you must remember the term pannus, 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 ठीक है. ओके, आई होप यहाँ तक समझ आया सबको. यहाँ तक ओके, ठीक है. एंड ठीक है, and eventually we can see, I think you have most commonly heard about this condition, that is the ulnar drift, है ना. ulnar drift we can most commonly see, and mostly older individuals में you can see कि ये काफ़ी commonly हमें देखने को मिलता है ulnar drift. मतलब we will see कि after some time a person develops RA, and you will see कि there is this ulnar drift जो कि काफ़ी commonly हमें देखने को मिलता है. इसके अलावा we can see other conditions, other deformities in the hand as well. There can be this botaneous deformity, that is the flexion at the PIP and then extension at the DIP, या फिर इसका opposite, that is called as the swan neck deformity, that is extension at PIP and flexion at the DIP. So both these conditions can also be seen in case of RA. So if there is any person with these two conditions, so we can figure out कि there might be RA जो कि present हो सकता है, but eventually we need to look for these factors as well, ठीक है. Okay, and apart from that we can see the different joints going into different types of deformities, like there can be flexion deformity in the elbow, there can be any flexion deformity or any other type of deformity, let's say triple subluxation, that is flexion, posterior subluxation and external rotation of the knee, है ना. तो likewise we can see different types of deformities जो कि अलग अलग joints में हमें देखने को मिल सकता है. Again these are potential questions, है ना. hand, elbow, knee, ankle, है ना, even at foot. तो वी कैन सी कि इन जॉइंट्स पे, अगर इफ दैट इज गिवन इन द बुक, यू मस्ट रिमेंबर दिस कि इन जॉइंट्स पे किस टाइप का डिफॉर्मिटी वी कैन सी एज अ रिस्पॉन्स ऑफ RA, ठीक है. देर कैन बी एक्वाइनस डिफॉर्मिटी, है ना. देर कैन बी यू कैन से इन्वर्जन एंड प्लांटर फ्लेक्शन ऑफ द एंकल. देर कैन बी हेलस वेल्गस. हेलस वेल्गस मीन्स हमारा जो कौन सा मेटाकार्पोफैलेंजल जॉइंट, एंड हम ये फर्स्ट MCP की बात कर रहे हैं. तो इन दैट केस इफ इट गोज इनटू अ वैल्गस, कैन एनीवन एक्सप्लेन मी कि ये वैल्गस कैसे हो रहा है. वैल्गस का मतलब क्या है? लैटरल टू मीडियल फोर्स ना, या मीडियल टू लैटरल. वैल्गस का मतलब क्या होता है? लैटरल टू मीडियल, है ना. तो इट मीन्स कि यहाँ पे अगेन वी कैन सी कि एट द MCP देयर इज अ लैटरल टू मीडियल, है ना, डिफॉर्मिटी. बिकॉज ऑफ दैट इवेंचुअली हमारा जो फुट है दैट गोज इनटू दिस टाइप ऑफ डिफॉर्मिटी ना, एंड दैट शुड बी द रीजन. अगेन यहाँ पे हेलेक्स वेल्गस टर्म दिया हुआ है. आई होप सबको समझ आए कि वाई इट इज हेलेक्स वेल्गस, ठीक है. ठीक है. इट इज अगेन काफ़ी कॉमनली हमें नॉर्मल इंडिविजुअल्स में भी हम काफ़ी कॉमनली देखते हैं. है किसी को हेलेक्स वेल्गस इसके यहाँ पे. मुझे खुद राइट फुट में स्लाइट हेलेक्स वेल्गस है, ठीक है. तो there can be Harris valgus, and as a response there can be this you can say big bony bump, है ना. तो and can anyone tell me कि इस bony bump का नाम हम क्या बोलते हैं? इसका नाम क्या रहता है? There can be, हाँ, that is called as bunion, 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 ठीक है. That is called as bunion. इसको ये terms लिख दो because ये लिखे नहीं है यहाँ पे. तो BUNION, bunion, that can be seen at the first MCP, है ना. फर्स्ट नहीं मेटाटार्सो MTP, सॉरी, हाँ, मेटाटार्सोफैलेंजल जॉइंट, है ना, फर्स्ट MTP.
First MTP we can see inflammation, and because of that, as a response of RA, it can go into hallux valgus, and there will be inflammation of this particular joint. Because of that, it becomes swelled up, and that is called as BUNION, bunion. Okay, and likewise we can see different deformities in different joints. Okay, that was all about RA. Okay, I hope we are clear till now. Yes, sir. ठीक है. Okay, now coming up to the ankylosing spondylitis. Okay, so again I know a person who is having ankylosing spondylitis. So it is most commonly it is seen in seen in males है ना. ये I think मैंने discuss किया था. I think 10:1 का ratio होता है ना. हाँ, it is 10:1. They in है ना, every 10 males you will see there will be one female having ankylosing spondylitis. It is very very less significant, less frequent in case of females, but highly seen in case of males, है ना. And mostly in the middle aged men, you can say almost 25 to, you can say, 35 or 40 years of age. So almost उस age bracket में you will see high, it is highly like common that this condition can be seen. And apart from that, again ये तो I think सबको याद होगा, HLA-B27. Again, there is a genetic predisposition for ankylosing spondylitis, and the gene for that is HLA-B27. But you must remember the gene for RA as well. ठीक है, ठीक है. दिस इज HLA-B27. ये सबको याद था पहले, HLA-B27 है ना ये. ठीक है. तो in the question paper what they do, that they know the psychology of the student कि HLA-B27 तो पता होगा, तो दे जंप ओवर टू RA और OA कि वहाँ पे जेनेटिक प्रेडिस्पोजिशन क्या है. तो इट बिकम्स डिफिकल्ट फॉर द स्टूडेंट. ठीक है, कि मैंने तो याद किया था एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस का और आ गया उसका, एंड दैट इज ऑल्सो गिवन द बुक. ठीक है, ओके. इसके अलावा वी कैन सी इफ दिस कंडीशन अराइजेज, इट अराइजेज, ये मैंने डिस्कस कर चुका हूँ ना, मतलब डिस्टल पार्ट ऑफ वर्टिब्रल कॉलम पे कि प्रॉक्सिमल पार्ट पे, कहाँ पे स्टार्ट होता है. Exactly. It starts distally and then it goes proximal. It means कि if there is any ankylosing spondylitis. SI joint start होता है. Exactly, हाँ, SI joint पे start होता है. तभी हम आगे जब ये टेस्ट हम पढ़ेंगे तो वहाँ पे we will see कि SI joint, देखो SI joint compression test या फिर SI joint के ऊपर हम flexibility we are trying to test, है ना, कि SI joint पे अगर वहाँ पे stiffness है तो then we can say कि there might be ankylosing spondylitis, है ना. But if that condition has gone all the way up to cervical spine, तो it means that the condition has become really worse, है ना, काफ़ी worse हो गई है condition. That's why we can say कि हमारा जो condition है वो हमारा cervical spine तक पहुँच गया. And ठीक है, और क्या है इसके अलावा. Okay, hip joint and knee joint can also be seen getting involved, but mainly. Okay, just remember the other name, that is Mary's Trumpel disease, the other name for ankylosing spondylitis, or we can also call it as, इसका एक और नाम हम देते हैं ना, हाँ, bamboo spine. हाँ, bamboo spine, that is bamboo spine, है ना, bamboo spine. और just because book में दिया हुआ नाम तो we must know this, है ना, that is the Mary's Trumpel disease or the ankylosing spondylitis. Okay, or you can also call it as burnout disease as well. So if they ask you like which condition is also called as the burnout disease, so of course because of bony fusion, eventually we will see that the spine as a whole vertebral column, it becomes stiff, है ना, and because of that the high amount of there will be less amount of mobility, and that is also called as burnt out disease. मतलब now the person has become completely burnt out, the person is not able to do any more activity, है ना, मतलब हम काफ़ी ज़्यादा काम करते हैं, then we say that I have become burnt out ना, कि काफ़ी ज़्यादा काम कर लिया, तो that is like that's why it is also called as burnt out disease. ठीक है, ओके. सो ठीक है, 15 to 30 लिखा हुआ है ऑलमोस्ट. यू कैन से दिस पर्टिकुलर एज ब्रैकेट, और यू कैन इवन इंक्रीज इट, इवन 40 years of age. Maybe you can see the clinical features of RA, but we can see कि most commonly इस particular age group में, हाँ, morning में we can see कि pain increases हाँ at the night or in the early morning, है ना, because we will see कि मतलब throughout the day that the person carries out certain action, है ना, a person actions carry out कर रहा है, and because of that eventually there is slight amount of mobility जो कि हमारी increase कर रही है. But at the night time या स्पेशली मॉर्निंग में, जब कंप्लीट रात को मतलब सोने के बाद जब देयर वाज नो मोबिलिटी एट ऑल, उसके बाद में मॉर्निंग में वी कैन सी कि कंप्लीटली द वर्टिब्रल कॉलम इट बिकम्स कंप्लीटली स्टिफ, है ना. एंड अगेन थ्रू आउट द डे अगेन द पर्सन स्टार्ट्स परफॉर्मिंग एक्टिविटीज़, एंड बिकॉज ऑफ दोज एक्टिविटीज़ देर इज स्लाइट अमाउंट ऑफ मोबिलिटी जो कि हमें देखने को मिलते हैं, एंड इवेंचुअली द पेन डिक्रीजेज, है ना, एंड अगेन साइकिल रिपीट्स.
तो that is the reason why नाइट टाइम पे या फिर अर्ली मॉर्निंग द पर्सन कैन फील अ हाई अमाउंट ऑफ पेन, है ना. एंड लाइकवाइज वी कैन एक क्या होता है प्लांटर फेशियाइटिस में भी वी कैन सी ना कि देर इज दिस मॉर्निंग पेन. उसका भी ऑलमोस्ट सेम ही रीज़न होगा दैट थ्रू आउट द डे द पर्सन is bearing weight on the foot, है ना, and because of that there is release of the plantar fascia, and because of that by the end of the day pain becomes much better ना, काफ़ी कम हो जाता है. But again throughout the night the person is again not using the plantar fascia, and again it becomes stiff, है ना, and in the morning there is a high amount of pain when the person puts the foot on the ground for the first time in the morning. तो उस time पे again it becomes painful, ठीक है. तो plantar fasciitis में भी again we can see it is the morning pain जो कि काफ़ी ज़्यादा prevalent होता है. एंड ठीक है, एक पेशेंट में प्रेजेंट क्रॉनिक इन्फ्लामेटरी बाउल डिजीज एज वेल, मतलब समटाइम्स देयर नेट बाय माइट बी दिस थिंग द इन्फ्लामेटरी बाउल डिजीज एज वेल, बट मोस्टली वी विल सी दीज सिम्टम्स जो कि काफ़ी मतलब फीचर्स जो कि काफ़ी कॉमनली देखने को मिलते हैं. ओके, नाउ कमिंग अप टू द स्पेशल टेस्ट. तो इसमें हाँ ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल टॉक अबाउट ऑल द टेस्ट जो कि हमारा, जैसे आपने बताया कि एसआई जॉइंट से इट स्टार्ट्स, है ना. तो एसआई जॉइंट के आसपास जो इन्वॉल्व टेस्ट जो है दैट वी विल गो फॉर. इसके अलावा इफ़ देर इज़ अ chronic case of ankylosing spondylitis, or we can say if the condition has become much worse, so in that case we need to go for cervical spine testing. तो वहाँ पे cervical spine हम टेस्ट कर सकते हैं. But before that we can see कि the first one that is the, ठीक है, we can see there is tenderness that is localized to the PSIs and the deep gluteal region. There is this SI joint compression test, है ना. SI joint पे on both the sides अगर हम from like both the right and left lateral मतलब साइड से अगर हम compression देते हैं, eventually we will see कि SI joint के ऊपर force आएगा, compression आएगा, and the person will complain of pain, ना. That is called as SI joint compression test, and eventually we can see कि there might be prevalence of ankylosing spondylitis. तो अगर आपके पास कोई केस आता है तो like why we must know about this condition, because हमारे पास कोई केस आता है and the person presents this case कि मुझे बैक पेन हो रहा है, एंड ठीक है, द पेन इज़ नॉट रेडिएटिंग, एंड यू कैन से कि पर्सन मतलब जैसे अगर मेल है ना, इंडिविजुअल जो है वो मेल है, एंड उसकी एज जो ग्रुप है वही आपको 15 to 30 या 40 ईयर्स ऑफ एज जो एज ब्रैकेट में वो है, एंड उसके अलावा द पर्सन सेज कि लोअर बैक में पेन या स्टिफनेस बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो रही है, मॉर्निंग में पेन ज़्यादा रहता है ना, एंड कोई भी मूवमेंट करता हूँ मतलब आगे झुकना या वो सब तो वो बहुत कम हो गया है. तो इन दैट केस आपके माइंड में माइट भी मतलब आ सकता है कि देर माइट भी मतलब एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस. तो इन दैट केस यू मस्ट गो फॉर दीज टेस्ट जहाँ पे आप एसआई जॉइंट कंप्रेशन कर रहे हो, एंड इफ द पेन इंक्रीजेज तो उसके अलावा यू कैन गो फॉर अदर टेस्ट एज वेल ना, लेकिन यू कैन गो फॉर गैंसलेंस टेस्ट that is hip and knee of the normal side are flexed. This one is the Gensler's test. तो इसमें क्या किया जा रहा है, the person is brought on to the edge of the couch. तो ये couch खैर काफ़ी छोटा है दिखाया है, लेकिन the person needs to be brought to the edge of the couch. and इस केस में जो साइड हमें टेस्ट करना है ना, जैसे इस केस में वी कैन से कि हम लेफ्ट साइड का एसआई जॉइंट टेस्ट कर रहे हैं. तो इस केस में जो साइड का हमें टेस्ट करना है उस साइड का जो हिप जॉइंट है, जो नी जॉइंट जो है, उसको कम्प्लीटली हम वी ब्रिंग इट इनटू एक्सटेंडेड पोजीशन एंड वी जस्ट लेट इट गो डाउनवर्ड्स. एंड जो नॉर्मल साइड है उस साइड का हिप एंड नी जॉइंट वी जस्ट फ्लेक्स इट एंड वी ब्रिंग इट टुवर्ड्स द चेस्ट, एंड इवेंचुअली देयर विल बी यू कैन से अगेन जॉइंट डिस्ट्रैक्शन हमारा इस साइड का ना, लेफ्ट साइड का, एंड इवेंचुअली वी आर टेस्टिंग द एसआई जॉइंट on the left side of this person. ठीक है, तो दिस विल exert a rotational strain over the SI and give rise to the pain. ठीक है, तो जो जॉइंट हमारा हाइपर एक्सटेंडेड है, हिप जॉइंट जो एक्सटेंडेड है ना, उस साइड का हिप जॉइंट या फिर एसआई जॉइंट हम मेनली वी आर ट्राइंग टू टेस्ट दैट साइड, एंड दैट इज द गैंसलेंस टेस्ट. ठीक है, तो इस केस में अगेन अगर आपके पास लेट्स से एग्जाम में कहीं पे इमेज आती है एंड इफ दे आस्क यू कि कौन से साइड का एसआई जॉइंट हम टेस्ट कर रहे हैं, तो इस केस में वी आर ट्राइंग टू टेस्ट द लेफ्ट साइड एसआई जॉइंट, नॉट द राइट साइड. ये राइट साइड है, एंड वी आर ट्राइंग टू टेस्ट द राइट साइड एसआई जॉइंट एंड नॉट द लेफ्ट साइड एसआई जॉइंट. ठीक है, द सेकंड वन दैट इज द पंप हैंडल टेस्ट. तो इन दिस केस वी कैन जस्ट अगेन we can just bring the hip and the knee joint into flexed position and we try to touch it to the shoulder or in case to the chest region on the opposite side. That is the pump handle test, and इस केस में we are trying to test the left side SI joint only. ठीक है, तो इस केस में जहाँ पे हम जिस हिप जॉइंट को हम फ्लेक्स कर रहे हैं
उसी साइड का SI joint we are trying to test, but in this case we can see we are trying to test the side जो कि हमारा हाइपर एक्सटेंडेड है. ठीक है, आई होप सबको ये चीज़ समझ Yes, आया. sir. ठीक है, द पंप हैंडल टेस्ट, द गेंसलेंस टेस्ट. ठीक है, and apart from that the straight leg raise test as well. So again we can ask the person to flex the hip joint with completely knee extended, and again if the pain arises, that is the straight leg raise test. But mainly remember the Genslin's test and the pump handle test and the SI joint compression test as well. ठीक है, ये तीन मेन इंपॉर्टेंट यहाँ पे जॉइंट्स है, टेस्ट है. एंड इसके अलावा देर आर टू मेन टेस्ट फॉर द सर्वाइकल स्पाइन इन्वॉल्वमेंट, the Fleisch's test and the thoracic spine involvement. If we're trying to test the thoracic spine involvement, in that case what we can do, we can simply use a measuring tape. We can like put it, like place it along the thoracic wall, and then we can ask the individual to perform मतलब inhalation ना, and we can see कि from full inhalation to full expiration we can see कि अगर हमारा जो chest expansion है ना, अगर वो 5 सेंटीमीटर से कम है, इफ़ इट इज़ लेस देन 5 सेंटीमीटर, तो इन डैट केस अगेन वी कैन से कि देर इज़ अ चांस ऑफ, देर इज़ अ प्रोबेबिलिटी कि वहाँ पे एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस की वजह से थोरेसिक स्पाइन का इन्वॉल्वमेंट हो गया. सबको ये चीज़ समझ आई कि नहीं? तो इट मीन्स कि, है ना, तो आगे तो इफ़ यू आर मेजरिंग द डिफरेंस बिटवीन लाइक कंप्लीट एक्सपायरेशन से कंप्लीट इंस्पायरेशन, या कंप्लीट इंस्पायरेशन से कंप्लीट एक्सपायरेशन, तो द डिफरेंस of length should be more than 5 centimeter. तो less than 5 centimeter है, तो in that case there might be involvement of the thoracic spine. And then this one, the Fleisch's test, that means कि simple, we ask the person to stand against a wall, है ना, and we ask the person to touch his wall, touch his back with the wall, है ना. बैक को वॉल के साथ में अगर हम मतलब टच करके अगर पर्सन को वैसे अगर हम खड़ा करते हैं, and then we ask we see कि okay, so we ask the person to touch the back as well as the heel against the wall, and tries to touch the wall with the back of this head ना, without raising the chin. तो वी आज द पर्सन, जैसे अगर नॉर्मली सिंपल केस में, अगर हमारे केस में अगर हम बोले कि अगर हमें वॉल के साथ खड़े होना है एंड देन अगर हमें हेड को टच करना है, तो वी कैन ईजिली टच द हेड विद द वॉल, है ना. लेकिन इन केस ऑफ सर्वाइकल स्पाइन इन्वॉल्वमेंट इन एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस, the person is not simply able to touch the back of the head with the wall, and in that case the person need to maybe lift the chin या फिर कुछ compensatory movement करनी पड़ेगी so as to make it happen ना, ताकि जो head है उसको wall के साथ में touch कर पाए. And then also we can say कि ये Fleisch's test जो है that is positive and there is cervical spine involvement. ठीक है, सबको क्लियर हुआ Fleisch's test? Yes, sir. ठीक है, Fleisch's test, thoracic spine involvement we have discussed, and apart from that the pump handle, the Genslin's test, the SI joint compression. ठीक है, ओके, ठीक है, आगे बढ़ूँ मैं? सबको समझ आ रहा है? Yes, sir. ठीक है, नौके समझ आ रहा है, वमाक्षी समझ आ रहा है, ठीक है, राम में आपको समझ आ रहा है? ओके, समझ आया सर. ठीक है, ओके, ओके. Okay, now coming up to the affection, some conditions. Okay, so most of these conditions, again we would have heard about these conditions. Okay, the first one, that is the Dupuytren's contracture. Dupuytren's contracture simply means if there is this palmar aponeurosis. Likewise, जैसे मैंने अभी बात करी थी plantar fascia, अगर plantar fascia का tightness होता है, that is called as plantar fasciitis, है ना. Likewise, if there is the contracture of the palmar aponeurosis, that is called as the Dupuytren's contracture. So in that case again we can see there is a thickening and shortening of the palmar aponeurosis ना. palmar aponeurosis का there is this thickening, है ना. And again if there is this thickening, अगर palmar aponeurosis अगर thick हो रहा है, तो या फिर tightness हो रहा है, तो because of that the hand is supposed to go into a flexed position ना. तो उसके इसमें flexed deformity हमें देखने को मिलेगी, and that is called as Dupuytren's contracture. There is one more condition ना, कोई बता सकता है जहाँ पे हमें मतलब not only palm but wrist and elbow भी flexed position में देखने को मिलता है. Flexion deformity in the wrist as well as elbow, that is the Volkmann ischemic contracture ना, VIC है कि नहीं? VIC में
Yes, sir. ठीक है, there is the flexion deformity again, we can talk about, ठीक है, तो but यहाँ पे we can see there is this almost there is only this flexion deformity in the hand only, ठीक है, that is the depressed contracture. The next is the tennis elbow and the golfer's elbow, no, or you can say the lateral epicondylitis and the medial epicondylitis. तो as we know कि lateral epicondyle से हमारा कौन सा ग्रुप ऑफ मसल ओरिजिनेट होता है, फ्लेक्सर या Common extensor. extensor? It is the common extensor origin है ना, हाँ, the lateral epicondyle, the medial one is the common flexor origin. So it means of course अगर lateral epicondylitis है तो in that case there are the extensor compartment muscles. अगर हम उन extensor muscles को if we try to stretch it है ना, तो in that case अगर pain arise होता है तो then we can say कि हमारा lateral epicondyle का inflammation हुआ है. It is basically we can see कि हमारा अगर if the person uses a particular group of muscles, अगर वो ओवर यूज में जा रहे हैं तो इन दैट केस वी कैन सी बिकॉज ऑफ दैट कंटिन्यूस हमारा जो टेंशन है वो हमारा टेंडन में भी मतलब फॉर्म हो रहा है, एंड बिकॉज ऑफ दैट हमारा लैटरल एपिकॉन्डाइल जो है वहाँ उसका इन्फ्लामेशन हो रहा है, एंड दैट कंडीशन इज कॉल्ड एज लैटरल एपिकॉन्डिलाइटिस, और यू कैन से द टेनिस एल्बो. ठीक है, देयर इज अ फेमस cricketing personality Sachin Tendulkar, so he also had tennis elbow, and he had tennis elbow continuously throughout his life career, because again he had this he used to bat in a particular manner जहाँ पे again जो एक particular group of muscles जो है extensor compartment muscles जो है तो they used to go into मतलब overuse, and because of that there was the inflammation of the lateral epicondyle. ठीक है, तो lateral epicondylitis. So most commonly we will see the lateral epicondylitis as well as the medial epicondylitis in sports एथलीट इंडिविजुअल्स ना, मतलब इंडिविजुअल्स में स्पोर्ट्स इंडिविजुअल्स में काफ़ी कॉमनली हमें देखने को मिल सकता है ये, बिकॉज दे आर ओवर यूजिंग इट. बट अपार्ट फ्रॉम दैट वी कैन यू सी इट इन द नॉर्मल इंडिविजुअल्स एज वेल, अगर वो किसी भी वजह से इसको ओवर यूज़ कर लेते हैं तो. ठीक है, ओके, तो फॉर द टेनिस एल्बो वी कैन सी वी हैव गॉट द मिल्स टेस्ट एंड द कॉजन्स टेस्ट. तो सिंपली दोनों का प्रिंसिपल इवेंचुअली सेम है, दैट वी आर ट्राइंग टू एक्सटेंड, वी आर ट्राइंग टू स्ट्रेच the or you can say we're trying to give a resistance to the extensor muscles. But in case of Mills test, what we do, that we are giving a resistance to the wrist extension with elbow completely extended. Okay, तो अगेन देखो हमारा एक्सटेंसर कंपार्टमेंट मसल्स है एंड एल्बो इज कम्प्लीटली एक्सटेंडेड, एंड नाउ वी आर ट्राइंग टू वी हैव ब्रॉट द रिस्ट इनटू फ्लेक्शन एंड वी आर ट्राइंग टू गिव इट रेजिस्टेंस, है ना, एंड वी आस्क द पर्सन टू ब्रिंग द रिस्ट इनटू एक्सटेंशन. हम पर्सन को बोल रहे हैं कि रिस्ट को एक्सटेंशन में लेकर आओ, एंड वी आर ट्राइंग टू गिव इट अ रेजिस्टेंस, है ना. एंड अगर पेन अराइज होता है मेरा लैटरल मतलब डॉर्सल पार्ट ऑफ फोर आर्म पे एंड लैटरल पार्ट पे, तो इन दैट केस वी कैन से कि हमारा लैटरल एपिकॉन्डिलाइटिस प्रेजेंट है. एंड दूसरा हमारा कॉजन्स टेस्ट जो है वो क्या है कि द रिस्ट इज इन फ्लेक्स्ड पोजीशन, वी आर ट्राइंग टू गिव अ रेजिस्टेंस टू रिस्ट एक्सटेंशन, है ना. एल्बो फ्लेक्स्ड है एंड रिस्ट पे हम रेजिस्टेंस दे रहे हैं फॉर एक्सटेंशन, एंड अलॉन्ग विद दैट द पर्सन इज ऑल्सो ट्राइंग टू extend the elbow. तो elbow extension के साथ में we are trying to give a resistance to the wrist extension as well. ठीक है, तो that is called as Cousins test. ठीक है, तो Cousins test is giving resistance to wrist along with while extending the elbow and मतलब रिस्ट एक्सटेंडेड एंड उसके अलावा हमारा वो भी, एंड इसके अलावा अगर हम एल्बो कम्प्लीटली एक्सटेंडेड है एंड उसके साथ में सिर्फ हम रिस्ट एक्सटेंशन पे रेजिस्टेंस दे रहे हैं, दैट इज कॉल्ड एज मिल्स टेस्ट. सिंपल है ना, मिल्स टेस्ट एंड कॉजन्स टेस्ट. एंड इसके अलावा वी कैन टॉक अबाउट द गोल्फर्स एल्बो. तो गोल्फर्स एल्बो के दे हैव नॉट मेंशन एनी पर्टिकुलर स्पेशल टेस्ट, बट वी कैन सी कि अगर मीडियल एपिकॉन्डिलाइटिस है तो इन दैट केस वी कैन गिव रेजिस्टेंस फॉर द रिस्ट फ्लेक्शन, एंड इवेंचुअली वी विल सी अगर पेन राइज होता है तो देन वी कैन से कि हमारा गोल्फर्स एल्बो प्रेजेंट है उस केस में. ठीक है, तो गोल्फर्स एल्बो एंड द टेनिस एल्बो. ठीक है, आई होप ये दो सबको क्लियर हुए. बहुत सिंपल कंडीशंस है. अच्छा, लेट्स से इसका थोड़ा अगर हम वैसे अगर समझ लेते हैं इसका क्लिनिकल एस्पेक्ट, कि अगर आपके पास एक टेनिस एल्बो का केस आता है तो लाइक कुछ भी आप बता सकते हो, आप किस तरह से यू विल स्टार्ट विद द लाइक ट्रीटमेंट, कि आप कैसे स्टार्ट करोगे, आपका पहला क्या रहना चाहिए प्रोटोकॉल. आपके पास कोई भी पेनफुल कंडीशन आती है, मतलब से आपके पास लो बैक पेन आता है या फिर आपके पास कोई भी एपिकॉन्डिलाइटिस है या फिर कोई भी कंडीशन है, पहला फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट हमारा जो मोटिव होना चाहिए दैट शुड बी
टू डिक्रीज द अमाउंट ऑफ पेन, राइट, है ना, पेन को हम कम करना चाह रहे हैं ना। एंड फर्स्ट ऑफ ऑल जब हमने पेन कम कर दिया, उसके बाद में वी कैन गो फॉर अदर अदर थिंग्स, जैसे हम वी कैन गो फॉर मे बी मसल स्ट्रेचनिंग या फिर स्ट्रेंथनिंग, या जो भी हम करना चाह रहे हैं वहाँ पे, है ना, मसल टिश्यू रिलीज़ करना चाह रहे हैं, जो भी, सो एज टू मेक इट बेटर। एंड इवेंचुअली जैसे हम यहाँ पे वी कैन गो फॉर द स्ट्रेंथनिंग ऑफ द लैटरल साइड मसल्स, ताकि मतलब वो मतलब वी कैन यूज़ इट बेटर। और यू कैन से इसके अलावा वी कैन अगर हम स्पोर्ट्स फिजियोज़ की बात करते हैं तो दे कैन इवन हैव अ लुक एट द वे कि जो 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 एथलीट है या फिर जो स्पोर्ट्स इंडिविजुअल है, वो किस तरह से उसका उसका बैटिंग स्टाइल या फिर उसका जो भी वो एक्टिविटी है वो किस तरह से कर रहा है। एंड इफ़ देर इज़ सम सॉर्ट ऑफ चेंज और ऑल्ट्रेशन जो कि हम उसमें कर सकते हैं कि नहीं, है ना, तो दैट ऑल कैन बी डन लेटर ऑन। बट उसके अलावा मेजर जो पहला फोकस होना चाहिए दैट शुड बी ऑन पेन, है ना, कि हमें पेन कम करना है, उसके बाद वी कैन गो ऑन द रिहैब पार्ट। तो पेन कम करने के लिए मेनली वी कैन गो फॉर, यू कैन अप्लाई एनीथिंग, यू कैन गो फॉर फर्स्ट ऑफ ऑल जैसे हमारा मोस्ट कॉमनली जैसे जो इलेक्ट्रिकल मोडालिटीज़ जो होती है, लाइक हमारा यूएस हो गया या बाकी सब। इसके अलावा वी कैन इवन अप्लाई द पेन गेट थ्योरी एज वेल ना। हमने पेन गेट थ्योरी डिस्कस किया है अभी तक कि नहीं? No, sir. नहीं किया ना, पेन गेट थ्योरी हमने डिस्कस नहीं किया है। ओके, तो ठीक है, तो मतलब बेसिकली इट इज़ कि अगर अगर कहीं पे भी अगर मुझे पेन हो, मतलब लेट्स से अगर मैं क्रिकेट खेल रहा था एंड मुझे बॉल लेट्स से अगर यहाँ पे लगती है, तो हमारा पहला रिस्पॉन्स क्या होता है, मैं मतलब इस पार्ट के ऊपर कंप्रेशन दूंगा ना, मतलब उसको मैं कंप्रेस करूँगा या फिर मे बी इसके ऊपर मैं कोई क्लोथ बांध दूंगा, एंड इवेंचुअली वी विल सी कि हमारा जो पेन है वो कम हो जाता है। तो दैट इज़ बेसिकली पेन गेट थ्योरी। वी आर ट्राइंग टू एक्टिवेट द रिसेप्टर्स, सर्टेन रिसेप्टर्स, इसकी वजह से जो 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 कंप्रेशन के लिए या फिर जो वाइब्रेशन के लिए जो रिसेप्टर्स हमारे प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, दोज आर एक्चुअली कॉल्ड एज डॉर्सल कॉलम ऑफ मीडियल लेमिनिस्कस पाथवे। एक पाथवे होता है, वो आप न्यूरो में पढ़ेंगे, वो डोमिनेट कर जाता है ओवर ए डेल्टा एंड सी फाइबर, जो कि हमारा पेन फाइबर्स होते हैं। तो वो डोमिनेट कर गया उसके ऊपर, तो इवेंचुअली हमारा पेन सेंसेशन ब्रेन तक नहीं पहुंचा, बट वाइब्रेशन वाला या फिर डीप टच या कंप्रेशन वाला जो सेंसेशन है वो ब्रेन तक पहुंचा। एंड इवेंचुअली हमारा जो पेन है, पेन के लिए हमने एक गेट अप्लाई कर दिया, दैट इज़ द पेन गेट थ्योरी। मैंने बहुत बेसिक टर्म्स में पेन गेट थ्योरी आपको बताया, लेकिन वी विल टॉक अबाउट दिस, किसको हम डिटेल में पढ़ेंगे। यहाँ पे हमारे एनकेफ्रिन्स एंड बीटा एंडोर्फिन्स होते हैं जो कि रिलीज होता है, एंड इवेंचुअली वो सब हम देखेंगे क्या किस तरह से होता है। लेकिन एक बेसिक आपको एक आइडिया दिया अबाउट पेन गेट थ्योरी, एंड वी कैन अप्लाई दैट एज वेल, है ना। पर्सन को हम कंप्रेशन दे सकते हैं, एंड दैट इज़ द थ्योरी जो कि हम जैसे आपने आपने ये काइनेजियो टेपिंग आपने देखा होगा, टेपिंग अप्लाई करते हैं ना। तो टेपिंग का भी मतलब मेरे ख्याल से टेपिंग इतना ज़्यादा स्टेबिलिटी तो क्या प्रोवाइड करेगा, लेकिन हाँ मतलब पेन गेट थ्योरी के लिए फॉर श्योर आई कैन से कि पेट जो टेपिंग है वो काम कर सकता है। मतलब अगर हमने कंटिन्यूसली एक मतलब एक सेंसेशन जो है, डीप टच सेंसेशन जो है वो पर्सन को दे रहे हैं उस रीजन पे जहाँ पे उसको लगी है, जहाँ पे बॉल लगी है, वो कुछ भी, तो इन दैट केस पेन सेंसेशन जो है वो कुछ टाइम के लिए या कुछ एक्सटेंट तक वो हम कम कर सकते हैं ना, बाय अप्लाइंग सर्टेन स्टिमुलस, ठीक है। तो दैट वी कैन अप्लाई है। इसके अलावा वी कैन गो फॉर अदर मेथड्स एज वेल। तो या फिर इसके अलावा रबिंग हो गया वो दूसरा मेथड, तो वी कैन गो फॉर दैट, एंड इवेंचुअली वी कैन डिक्रीज द अमाउंट ऑफ पेन, एंड इवेंचुअली उसके बाद में वी कैन गो फॉर द अदर पार्ट्स ऑफ दैट, है ना। वी कैन गो फॉर द स्ट्रेंथनिंग और द स्ट्रेचिंग और अदर थिंग्स, ठीक है। So that was all about the tennis elbow and the golfer's elbow. Okay, there is this thing that is called as the dequarian stenosynovitis. Dequarian stenosynovitis नाम बहुत ही ज़्यादा tedious है, and आई थिंक ऑर्थो में ही एक आप देखोगे सबसे ज़्यादा अजीब टाइप के नाम आपको मिलेंगे। इवन न्यूरो में भी इतने अजीब नाम नहीं है, बट ऑर्थो में बहुत अजीब नाम है। तो यू कैन कॉल इट एज डीक्वेरियंस, अगेन ये एक एफिस्ट्रॉफी ऐसे तो किसी साइंटिस्ट का ही नाम होगा, तो डीक्वेरियंस टीनोसाइनोवाइटिस, और यू कैन कॉल इट एज टीनोवेजिनाइटिस एज वेल, ठीक है। ओके, तो देर इज मेनली वी कैन सी, हमने हमने इसकी बात करी थी ना, एनाटॉमिकल स्नफ बॉक्स। कैन एनीवन टेल मी कि एनाटॉमिकल स्नफ बॉक्स में हमारी 3 मसल टेंडेंस कौन कौन सी थी? Flexor pollicis, एक्सटेंसर, abductor pollicis, sorry, extensor pollicis, हाँ, ब्रेविस abductor बिटवीन, pollicis longus. हाँ ब्रेविस बिटवीन टू लॉन्ग था ना, ये था कि नहीं? हाँ, है ना। एंड एक्सटेंसर पॉलिसिस ब्रेविस, एब्डक्टर पॉलिसिस ब्रेविस, एंड एक्सटेंसर पॉलिसिस लॉन्गस, हाँ ये 3 थे ना, ठीक है, Yes, sir. है ना। हाँ, एंड here we can see कि उनमें से हमारा एब्डक्टर पॉलिसिस लॉन्गस एंड एक्सटेंसर पॉलिसिस ब्रेविस, अगेन इफ दे बिकम इन्फ्लेम्ड, है ना,
on the radial styloid process, तो we can see अगर उनका inflammation हो रहा है because of overuse or because of any other condition है ना, तो we can see कि there will be this inflammation on the radial styloid process, and okay, and that condition is called as the dequarience tenosynovitis, ठीक है. And for that we have got this Finkelstein test. So what we are doing here कि simply we ask the person, let's say if a person complains of pain on near the anatomical stump box है ना, and so for that we will ask the person to just place the thumb on the palm and then curl the fingers है ना, finger को curl करके उसके बाद we ask the person to do radial deviation ना, और नहीं sorry ulnar deviation. ulnar deviation हम person को करने को बोलते हैं. इसमें हम क्या कर रहे हैं, we are just trying to स्ट्रेच द टेंडन्स ऑन द लैटरल साइड है ना, यहाँ की जो हमारे टेंडन्स है, हमारे एबडक्टर पॉलिसीज एंड एक्सटेंसर पॉलिसीज जो है उसको वी आर ट्राइंग टू स्ट्रेच इट, एंड इवेंचुअली अगर पेन अराइज होता है तो वी कैन से दैट द फिंकलस्टीन टेस्ट जो है दैट इज पॉजिटिव, ठीक है. तो फिंकलस्टीन टेस्ट इज सिंपल दैट वी आस्क द पर्सन टू place the thumb on the palm, curl the fingers and then perform ulnar deviation ना. ulnar deviation अगर करते हैं तो there is a stretch on the tendon of these two muscles, and eventually अगर pain arise होता है and then we can say that the Finkelstein test is positive, that is the dequarience tenosynovitis. Okay, I think the last, no, not the last, but the condition is okay, the trigger finger or you can say the trigger thumb. Simple, we can see कि again same condition है सारी, but प्रिसाइजली एक मसल या टेंडन को लेके अगर है तो वहाँ पे इसके नाम अलग अलग हो रहे हैं. जैसे यहाँ पे हम वी कैन सी कि इन दो मसल्स को लेके अगर हो रहा है तो इन दैट केस वी कैन कॉल इट एज dequarience tenosynovitis. या फिर इफ इट इज़ मेनली रिलेटेड टू द रिंग फिंगर, अगर हमारा जो मसल टेंडन है, इफ देर इज दिस फ्री ग्लाइडिंग ऑफ द फ्लेक्सर टेंडन जो कि अगर अफेक्ट हो गया, तो या फिर इफ देर इज दिस कॉन्ट्रैक्चर तो ऑफ दिस टेंडन, तो इन दैट केस वी कैन कॉल इट एज ट्रिगर फिंगर और ट्रिगर थंब, ठीक है. दैट इज द ट्रिगर फिंगर, सिंपल. तो वी कैन जस्ट ट्राई टू पैसिवली एक्सटेंड इट एंड वी कैन सी अगर पेन अराइज हुआ है तो वी कैन जस्ट से कि हम जो ट्रिगर फिंगर है दैट इज पॉजिटिव, ठीक है. आई थिंक सिंपल कंडीशन है, इसके ऊपर इतना टाइम हमें देने की जरूरत है नहीं ना. The ganglion is again we can see a common cystic swelling. So it results from degeneration of the tendon sheath, है ना. On the dorsum of the wrist we can say if there is this tendon sheath, अगर if इसका inflammation हो रहा है and because of that it becomes inflamed and that shows this particular type of presentation that is called as the ganglion, ठीक है. मिरल्जिया पैरास्थेटिका इज सिंपली जो हम पढ़ते हैं ना कि इफ देर इज एनी नर्व एंट्रैपमेंट, एंड नर्व एंट्रैपमेंट की वजह से वी सी की देर इज दिस टिंगलिंग सेंसेशन या फिर पेन सेंसेशन जो है, बर्निंग सेंसेशन या फिर जो हमें फील होता है, दैट एज अ होल दैट इज कॉल्ड एज मिरल्जिया पैरास्थेटिका. तो बेसिकली हम नॉर्मली हम टर्म्स यूज़ करते हैं कि देर इज़ दिस टिंगलिंग सेंसेशन और बर्निंग सेंसेशन, लेकिन अगर हम अम्ब्रेला टर्म की अगर हम बात करें कॉमनली उसके लिए, तो देर इज़ अ टर्म दैट इज़ गिवन टू दिस सेंसेशन दैट इज कॉल्ड एज मिरल्जिया पैरास्थेटिका, ठीक है. एंड अगेन सेम चीज़ है कि इफ देर इज दिस नर्व दैट इज गेटिंग एंट्रैप्ड देन वी कैन सी. तो मेनली वी कैन टॉक अबाउट है, अगर हम मिरल्जिया पैरास्थेटिका की बात करें तो वी कैन सी कि लैटरल क्यूटेनियस नर्व ऑफ द थाई इफ इट गेट्स एंट्रैप्ड, तो वी कैन से कि हमारा जो क्या कहते हैं देर इज दिस मिरल्जिया पैरास्थेटिका जो कि हमें देखने को मिल सकता है, ठीक है. फाइब्रोमाइल्जिया लास्ट कंडीशन, अगेन जो हम टेंडर पॉइंट्स की बात करते हैं ना, द ट्रिगर पॉइंट्स आपने देखा है कभी, देर अगर मेनली अगेन स्पोर्ट्स इंडिविजुअल्स में या फिर इवन इन नॉर्मल इंडिविजुअल्स में वी कैन सी कि इन द मसल वी कैन सी देर आर दिस ट्रिगर पॉइंट्स जो कि अलग अलग रीजन पे फॉर्म हो जाते हैं एंड विच इज़ हाईली पेनफुल, है ना. तो द सेम थिंग दैट इज कॉल्ड एज द फाइब्रोमाइल्जिया, मतलब अगेन द टेंडर पॉइंट्स ऑन द पर्टिकुलर मसल, एक मसल में अलग अलग रीजन है, अलग अलग पॉइंट्स है जहाँ पे अगेन इट हैज़ बिकम स्टिफ, है ना, एंड इट हैज़ बिकम डिफरेंट टेंडर पॉइंट्स ऑन द मसल, दैट इज कॉल्ड एज बेसिकली कॉल्ड एज फाइब्रोमाइल्जिया, ठीक है. इट लास्टिंग मोर देन 3 months. Okay, so just remember the basic definition of these conditions and then that is sufficient. Okay, I hope till now we are clear. गैंग्लियन का ट्रीटमेंट क्या होगा सर? गैंग्लियन के लिए मेनली द पर्सन कैन गो फॉर द सर्जिकल मेथड, बट स्टिल इसके लिए द थिंग इज दैट वी नीड टू वेट फॉर सम टाइम, है ना, कुछ टाइम के लिए इट माइट गेट बेटर ऐसे ही. तो बिफोर दैट लाइक वी कैन सी कि हम वी कैन गो फॉर, आपने नाम सुना है फोनोफोरेसिस, किसने सुना है? आयोंटोफोरेसिस सुना है? ओके निशा, आपने फोनोफोरेसिस सुना है? यस सर. ओके, आयोंटोफोरेसिस सबने सुना है ना. आयोंटोफोरेसिस में क्या होता है बेसिकली, वी आर ट्राइंग टू इंसर्ट, हाँ हम है ना, हम यूएस नहीं टेंस मोडालिटी से हम क्या करते हैं कि
बेसिकली हम उसके ऊपर कोई एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ ड्रग, वो भी हम इलेक्ट्रो में पढ़ेंगे कि एक पर्टिकुलर टाइप का ड्रग है जो कि हमने उसके ऊपर अप्लाई किया, एंड देन वी एक्सपेक्ट कि वो हमारा स्किन के थ्रू पेनिट्रेट करे, एंड उसका जो अपना जो इफेक्ट है उस ड्रग का वो हमें देखने को मिले वहाँ पे, दैट इज़ आयंटोफोरेसिस। सेम चीज़ अगर हम यूएस मोडालिटी से करते हैं, है ना, एंड यूएस मोडालिटी बेसिकली क्या मतलब मतलब अगर हम यूएस मोडालिटी के अगर हमने ड्रग अप्लाई किया उस स्किन रीजन के ऊपर, एंड देन उसके ऊपर हमने यूएस मोडालिटी अप्लाई किया, एंड उससे बेसिकली हम व्हाट वी आर ट्राइंग टू डू, हम वी आर ट्राइंग टू ब्रेक, अगर लेट्स से कहीं पे कोई एडहेशन फॉर्म हुआ है तो उसको हम ब्रेक कर रहे हैं, या फिर ऐसे इस तरह से जैसे यहाँ पे कोई गैंग्लियन फॉर्म हुआ है, तो अगेन अगर कोई गैंग्लियन का केस अगर हमें देखने को मिलता है, एंड अगर कंडीशन इतनी ज़्यादा ज़्यादा मतलब वर्स नहीं है एंड वो सब, तो इन दैट केस वी कैन गो फॉर फोनोफोरोसिस, एंड फोनोफोरोसिस इज रियली इफेक्टिव अगर अगर प्रॉपरली दिया जा रहा है तो। अगर अगर वो काम नहीं करता तो इन दैट केस इवेंचुअली अगेन ऑफ कोर्स द पर्सन नीड्स टू गो फॉर सर्जिकल प्रोसीजर जहाँ पे इसको कट एंड रिमूव करना पड़ेगा, बट हाँ अगर अगर हमारे डोमेन की बात करें तो वी कैन गो फॉर फोनोफोरोसिस इन दिस केस। ठीक है, ओके। सर और हाँ, फाइब्रोमाइल्जिया का एक पेशेंट थी, उसका ट्रीटमेंट क्या होगा? फाइब्रोमाइल्जिया में टिश्यू रिलीज आप कर सकते हो, है ना। इसके अलावा वी कैन गो फॉर द स्ट्रेचिंग, एंड वी वोंट आस्क द पर्सन टू यूज़ द मसल मच, बिकॉज अगे ऑलरेडी वो पर्सन मसल को इतना ज़्यादा यूज़ कर चुका है, जिसकी वजह से वो मसल में अब हमें ये टेंडर पॉइंट्स देखने को मिल रहे हैं। तो वी वोंट गो फॉर द स्ट्रेंथनिंग स्टार्टिंग में, बट वी मस्ट गो फॉर the release and the stretching of the muscle, and again we can go for iontophoresis in this case. Iontophoresis से हम we can break this thing, है ना, or we can go for even for the phonophoresis as well. तो we can apply these conditions, these methods, ठीक है। बट मेनली ओके। देखो, मैं सिंपली इतना इतना सिंपली मैं ये टर्म यूज़ कर दे रहा हूँ कि टिश्यू रिलीज़ या ये सब चीज़ें, बट अनफॉर्चुनेटली इनके ऊपर इतना ध्यान दिया नहीं जाता कि टिश्यू रिलीज़ कैसे करते हैं। डू यू नो दिस थिंग कि टिश्यू रिलीज़, दिस इज़ रियली फनी टू सी कि काफ़ी जगह जगह पे आप देखोगे टिश्यू रिलीज़ 15-15 मिनट तक टिश्यू रिलीज़ करे जा रहे हैं। अगर आप एक मसल के ऊपर अगर आप लेट्स से अगर मैं इस हैंड के ऊपर अगर मैं स्ट्रांगली अगर मैं दूसरा हैंड प्लेस कर दूँ, अगर मैं कंप्रेशन दूँ, तो सडनली मतलब आफ्टर मे बी 30 सेकेंड्स और 1 मिनट और मे बी 2 मिनट के बाद में दिस द मसल्स जो कि यहाँ पे मसल्स प्रेजेंट है, दे विल स्टार्ट गेटिंग स्टिफर, वो गार्डिंग करना स्टार्ट कर देंगे ना। मतलब जो मसल्स होंगे वहाँ पे एक स्टिमुलस आएगा कि देर इज़ सम फोर्स जो कि स्ट्रक्चर के ऊपर आ रहा है, एंड मसल गार्डिंग होनी शुरू हो जाती है वहाँ पे। मसल्स जो है वो स्टिफ होनी शुरू, मतलब स्टिफ नहीं, मतलब कॉन्ट्रैक्शन में आनी शुरू हो जाती है, सो एज टू प्रोटेक्ट द स्ट्रक्चर्स। ये हमारा एक रिफ्लेक्स मैकेनिज्म होता है। तो अगर अगर कोई आप देखोगे 15 मिनट तक अगर अगर मसल टिश्यू रिलीज ही कर रहा है, तो आई डोंट थिंक कि वो इतना इफेक्टिव है। लाइकवाइज जॉइंट मोबिलाइजेशन कोई आई वुड से कि कोई बच्चों वाली चीज़ नहीं है कि मतलब हम जस्ट कुछ कर देते हैं उसके बाद में हम चीज़ से कि जॉइंट मोबिलाइजेशन हो रहा है। जॉइंट मोबिलाइजेशन के लिए काफ़ी प्रैक्टिस की ज़रूरत होती है, कि जहाँ पे वी नीड टू प्रैक्टिस। हम वी यूज़ टू प्रैक्टिस इट विथ एक क्वाड्रिसेप्स चेयर होते हैं ना, क्वाड्रिसेप्स चेयर में आई डोंट नो आपके आपके वहाँ पे कैसे रखी हुई है, लेकिन हमारे में क्या रहता था कि क्वाड्रिसेप्स चेयर जो इसके साथ में ना एक ऐसा कुछ वो बार लगा हुआ था, जिसके नीचे हम वेट लगा के उसका मतलब रेजिस्टेंस इंक्रीज करते थे। तो वो कुछ ऐसे एंड ऐसे था, तो वो जो वेट मतलब वो मूवेबल था, कुछ पेंडुलम टाइप था। तो उसके ऊपर भी यूज़ टू प्रैक्टिस जॉइंट मोबिलाइजेशन। तो उसमें हमारा मेनली मोटिव ये रहता था कि हम मतलब जो उस स्ट्रक्चर का ये वाला जो पार्ट है इसको हम मूव ना करें, एंड सिर्फ इस वाले पार्ट को हम मूव करें। लेट्स से फिबुला को हम फीमर को हम मूव नहीं कर रहे हैं, एंड टीबिया को हम मूव कर रहे हैं, एंड वी आर ट्राइंग टू गिव जॉइंट मोबिलाइजेशन। तो अगेन इट इज़ एन आर्ट कि जहाँ पे आप एक बोन को मूव करे बिना दूसरे बोन को आप मूव कर रहे हो, तो दैट इज़ बेसिकली जॉइंट मोबिलाइजेशन। तो उस तरह से भी नीड टू अप्लाई, ये नहीं कि हमने पूरे स्ट्रक्चर को पकड़ के बस उसको हम हिला रहे हैं एंड वो हो रहा है। तो वहाँ पे एक्चुअली में आर्टिकुलेटिंग सरफेस के बीच में हमारा मोबिलिटी या ट्रांसलेशन हमें देखने को मिलना चाहिए वहाँ पे। दैट इज़ बेसिकली जॉइंट मोबिलाइजेशन। एंड अगेन जॉइंट मोबिलाइजेशन इज़ नॉट लाइक कि हम कंटिन्यूसली जॉइंट मोबिलाइजेशन दे ही जा रहे हैं। कुछ टाइम के बाद में अगेन वहाँ पे कैप्सुल लिगामेंटस स्ट्रक्चर्स एंड मसल स्ट्रक्चर्स जो होंगे वो गार्डिंग शुरू कर देंगे वहाँ पे ना। तो इसलिए वी नीड टू डू इट इन दैट पर्टिकुलर गैप ओनली। जो तभी तभी आपने देखा होगा कि जो जो ये आजकल बहुत फेमस है, क्या कहते हैं इसको, हाई वेलोसिटी लो एम्पलीट्यूड थ्रस्ट जो देते हैं,
क्या कहते हैं उसको, मैं नाम भूल गया, मतलब जो हम मतलब ग्लाइड 5, जो मतलब जो ग्रेड 5 ग्लाइडिंग जो हम देते हैं, थ्रस्ट थ्रस्ट कहते हैं ना, थ्रस्ट देना, आप लोगों ने देखा है? किसी ने देखा है थ्रस्ट देते हुए, है ना? तो इसमें इसमें द थिंग इज़ कि जॉइंट थ्रस्ट अगर देते हैं ना, मतलब थोरेसिक स्पाइन पे, मतलब वर्टिब्रल कॉलम पे देते हैं या फिर, तो उसमें आपने देखा होगा कि देर इज़ अ मेजर डिफरेंस। आपने मतलब कायरोप्रैक्टर्स में भी देखा होगा एंड ऑस्टियोपैथ्स में भी देखा होगा, दोनों जॉइंट थ्रस्ट देते हैं, लेकिन देर इज़ अ मेजर डिफरेंस बिटवीन कायरोप्रैक्टर्स एंड ऑस्टियोपैथिक जो मैनिपुलेशन करते हैं। एंड आई थिंक ऑस्टियोपैथिक मैनिपुलेशन जो है, दैट इज़ अ मोर यू कैन से बेटर वे, जहाँ पे ज़्यादा आप ट्रस्ट कर सकते हो उस चीज़ पे। क्यों? बिकॉज जो कायरो प्रैक्टिस होते हैं, दे आर जस्ट लाइक कि आपने आपने मे बी वीडियोज़ भी देखी होगी यूट्यूब पे, कि सिर्फ थ्रस्ट दे दिया एंड जैसे कि उन्होंने मतलब वो मतलब इट इज़ रियली फनी कि वो दिखाते हैं कि वर्टिब्रा जो है वो इस तरह से रोटेटेड था एंड उन्होंने थ्रस्ट दिया एंड उसके बाद वो वापस घूम के वापस आ गया। इट इज़ नॉट दैट सिंपल, मतलब वहाँ पे देर आर लिगामेंट्स एंड बाकी स्ट्रक्चर्स जो प्रेजेंट है, तो हाउ कैन यू लाइक मूव अ पर्टिकुलर वर्टिब्रा जस्ट थ्रस्ट देने से? तो इट इज़ नॉट पॉसिबल। बट जो ऑस्टियोपैथ्स होते हैं, दैट दे से कि हमने जब थ्रस्ट दिया, तो बाय गिविंग अ थ्रस्ट या बाय गिविंग हाई एम्पलीट्यूड लो वेलोसिटी थ्रस्ट जो होता है, मतलब ग्रेड 5 जो मोबिलाइजेशन हम देते हैं, उसके बाद में जो उसके सराउंडिंग स्ट्रक्चर्स जो होते हैं, जो मसल्स होते हैं, दे बिकम रियली रिलैक्स्ड, है ना? एज अ रिस्पॉन्स दे बिकम फ्लैसिड, एंड वो हमें विंडो मिलता है, वो गैप मिलता है जिसके अंदर हम मे बी मोबिलाइजेशन कर सकते हैं, या मे बी हम मसल जो भी मतलब रिलीज टिश्यू रिलीज कर सकते हैं, जो भी चीज़ें हैं, है ना? तो वी नीड टू गो फॉर दैट, बट वो विंडो हमें मिल जाता है जहाँ पे मसल्स जो है वो दे आर रियली रिलैक्स्ड, है ना? वो काफ़ी काफ़ी रिलैक्स हो जाती है, एंड दैट इज़ बाय द हेल्प ऑफ थ्रस्ट। तो वो उसकी हम बात कर सकते हैं, एंड वो हमारा ऑस्टियोपैथिक मैनिपुलेशन में आता है वो सब चीज़ें, ठीक है, बट नॉट इन द कायरोप्रैक्टिस। तो इसलिए आई वोंट मतलब कि ट्रस्ट ऑन कायरोप्रैक्टर्स एंड ठीक है, वी कैन गो फॉर ऑस्टियोपैथिक मैनिपुलेशन, दैट इज़ अ मच बेटर वे टू go for any manual type of treatment of any condition, ठीक है? ओके, इसके अलावा हैव यू हर्ड अबाउट विसरल मैनिपुलेशन? किसी ने सुना है विसरल मैनिपुलेशन? अगेन ये बहुत नई चीज़ है एंड देर आर रिसर्चेस विच आर गोइंग ऑन, कि जहाँ पे some of those guys they have claimed कि जैसे देर इज दिस रीनल कैल्कुलाई ना, किडनी स्टोन जो होता है या फिर कुछ चीज़ है, तो दे कैन विथ लाइक मैनुअली दे आर जस्ट मैनिपुलेटिंग इट द किडनी एंड ऑल दैट विसरा जो होता है, एंड इवेंचुअली दे कैन मूव द किडनी स्टोन और समथिंग। आई ऑल्सो डोंट नो कि मतलब कि किस तरह से वो कर रहे हो, कि यानी कितना कितना प्रेवलेंट है कितना नहीं है, बट सम ऑफ देम दे क्लेम दिस कि विसरल मैनिपुलेशन जो है वो काम करता है, कुछ कहते हैं जो नहीं करता, बट अगेन देर आर रिसर्चेस विच आर गोइंग ऑन। बट हाँ, ऑस्टियोपैथिक मैनिपुलेशन जो है दैट फॉर श्योर दैट वर्क्स, वो काम करता है, ठीक है? ओके, ओके, सो देर इज दिस लास्ट थिंग, ठीक है, लास्ट के दो टॉपिक्स बस हमारे बच्चे हैं। बिफोर डैट हमने हमने बोन के बारे में बात कर रही थी। अच्छा, सबको सबको ये चीज़ समझ, सब सुन रहे हैं ना जो मैं बोल रहा हूँ? Yes, ऑस्टियोपैथिक एंड sir. ये सब चीज़ें, ओके, आई Yes, होप sir. ठीक है, मुझे लगा शायद Yes, sir. ठीक है, ओके, ठीक है, तो ओके, तो यहाँ पे हमने हमने इसके बारे में डिस्कस करा था पहले भी, आई थिंक ऑर्थो के स्टार्टिंग में या कहीं भी, आई थिंक कहीं डिस्कस किया था हमने, जहाँ पे वी टॉक्ड अबाउट दिस थी कि बोन में वी हैव गॉट सम ऑर्गेनिक substance, some inorganic matter, and then we have got 10% of water। तो ऑर्गेनिक में वी कैन सी वी हैव गॉट द बोन सेल्स, जो कि हमारा 3 सेल्स होते हैं ना। कौन कौन से बोन सेल्स होते हैं? 3 बोन सेल्स, Osteoblast, clast, and osteocytes. ऑस्टोसाइट्स, है ना? हाँ, एंड देन वी हैव गॉट सम इंट्रा सेलुलर बोन मैट्रिक्स एज वेल, ठीक है? एंड अपार्ट फ्रॉम दैट वी हैव गॉट सम इनऑर्गेनिक मटेरियल, जहाँ पे हाइड्रोक्सी एपिटाइट एंड देन आयंस एंड देन सम एमॉर्फस मटेरियल। Just remember the name hydroxy apatite, and then like that is sufficient. And then we have got some sort of water as well, 10% of water as well, okay? That is sufficient to know about the bone. Then we have got two different conditions, that one is the osteoporosis and the rickets and the osteomalacia, ठीक है? इसके बारे में हमने पढ़ा हुआ है। ऑस्टियोपोरोसिस में कैन एनीवन टेल मी, ऑस्टियोपोरोसिस में क्या हो रहा होगा? Bone soft हो जाती है. बोन, हाँ, बोन बिकम, Porous type. या बोन बिकम्स पोरस, है ना? बोन में होल्स टाइप यू कैन से, है ना? नॉट होल्स, मतलब बोन बिकम्स, डेंसिटी जो है दैट डिक्रीजेज, एंड एज अ रिजल्ट हमारा बोन वीकनेस में चला जाता है, एंड देर इज़ अ हाई चांस कि बोन फ्रैक्चर होने के चांस होते हैं वहाँ पे।
ओके, इसमें यू नीड टू रिमेंबर द टर्म दैट इज द कॉड फिश अपेयरेंस. अब कॉड फिश अपेयरेंस किस तरह से हो रहा है? ओके, यहाँ पे यू कैन सी कॉड फिश में से मेनली कोई भी फिश आप ले लो, कोई भी फिश हो. अगर अगर हम सिंपल एक मछली का डायग्राम अगर बनाते हैं तो दैट इज समथिंग लाइक दिस ना, कुछ ऐसा एक कॉन्वेक्स एंड एक इस तरह से कॉन्वेक्स लाइन बनाते हैं. तो इस तरह से वी कैन मेक अ फिश, है ना. तो लाइकवाइज है वी कैन सी इस टाइप का हमें कुछ देखने को मिलता है डिफॉर्मेशन दैट इज कॉल्ड एज कॉड फिश अपियरेंस. सबको ये चीज़ समझ आ रहा है? दिस पर्टिकुलर अपियरेंस, ठीक है, विच इज़ बाय कन्वेक्स. अब ऐसा क्यों हो रहा होगा? बिकॉज ऑफ कोर्स हमारा ये वर्टिब्रल बॉडी है एंड वर्टिब्रल बॉडी हैज़ बिकम सॉफ्ट, है ना. ये काफ़ी सॉफ्ट हो गया है, काफ़ी वीक हो गया है बिकॉज ऑफ ऑस्टियोपोरोसिस एंड बिकॉज ऑफ दिस कंप्रेसिव लोडिंग, है ना. तो हमारा इंटरवर्टिब्रल डिस्क जो है दैट एक्सर्ट्स प्रेशर ऑन बोथ द साइड्स, है ना, ऑन द अपर साइड एज वेल एज द लोअर साइड ऑफ दिस वर्टिब्रल बॉडी, है ना. एंड एज अ रिजल्ट हमारा जो वी कैन से कि हमारा वर्टिब्रल बॉडी जो है दैट बिकम्स बाय कॉनकेव, है ना, ऊपर एंड नीचे दोनों साइड से बाय कॉनकेव इन शेप. और वी कैन सी दिस कॉड फिश अपेयरेंस. सबको ये समझ आया कि नहीं? Yes, sir. ठीक है. Yes, sir. ओके, ठीक है, दैट इज द गॉड फिश अपियरेंस. इसके अलावा देर इज दिस सॉरी ग्राउंड ग्लास अपियरेंस ऑफ द बोन एज वेल. तो अगेन वी कैन सी कि द बोन बिकम्स यू कैन से शाइनी एंड बिकॉज ऑफ पुअर कैल्सिफिकेशन देर इज दिस जो रफ थोड़ा सरफेस होना चाहिए था बोन का दैट बिकम्स रियली स्मूथ एंड शाइनी एंड बिकॉज ऑफ अगेन लॉस ऑफ बोन जो इसका वो एंड दैट इज कॉल्ड एज ग्राउंड ग्लास अपियरेंस ऑफ द बोन. ठीक है, मोस्टली सीन इन द पेल्विस. एंड दीज टू डिफरेंट अपियरेंसेज, ये दो मेन इंपॉर्टेंट चीज़ें और तो इसमें क्या कहते हैं आपका आपका ऑस्टियोपोरोसिस में. इसके अलावा ठीक है बाकी सब तो हमें पता ही है. देयर इज लॉस ऑफ बोन मिनरलाइजेशन एंड ऑल दैट ऑल वी नो. ठीक है. ओके, देयर इज अ लॉस ऑफ वर्टिकल हाइट of the vertebra due to collapse, and then okay, and then there are these two last conditions, that is rickets and osteomalacia. तो can anyone tell me the difference between rickets and osteomalacia? ये भी हमने डिस्कस किया है पहले एक बार. So rickets children में होगा, osteomalacia adult में. हाँ, रिकेट्स यू कैन से हमारा डेवलपमेंटल डिसऑर्डर है जहाँ पे अगर अगर चाइल्डहुड में एक इंडिविजुअल को कौन सा विटामिन की कमी हो जाती है? sir. विटामिन डी, है ना. एंड बिकॉज ऑफ decreased amount of vitamin D, if there is like improper growth of bone and bone becomes weak and you can say spongy type, अभी अभी हम इसकी बात करेंगे. that is called as rickets. and अगर older individuals में if there is a deficiency of vitamin D and because of that bones become weak, so that is called as osteomalacia. बस दो डिफरेंट अलग चीज़ें हैं. न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी continues to be the commonest cause of rickets. ठीक है, तो न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी फॉर द रिकेट्स. अब इसमें ठीक है मतलब दिस मच वी नो दैट हमारा डिस्टर्बेंस इन मेटाबॉलिज्म एंड ऑल दैट, ठीक है, विटामिन डी की डेफिशिएंसी से है. जस्ट रिमेंबर द टर्म्स. द फर्स्ट टर्म इज क्रेनियोटेप्स. अगर हम क्लिनिकल फीचर्स की बात कर रहे हैं तो क्रेनियोटेप्स मीन्स अगर अगर in an individual with this thing with rickets mainly, है ना. and even in case of osteomalacia but not that much. rickets में mainly we can see कि the bone becomes this, there is a feeling of ping pong ball, like एक soft ball होती है ना, अगर उसको हम compress करते हैं तो it becomes easily it is compressible. तो कुछ वैसा फील आएगा अगर अगर हम एक बोन को कंप्रेस करेंगे विद एन इंडिविजुअल विद रिकेट्स. तो अगर अगर उस बोन को इफ यू गिव इट अ कंप्रेशन विद द हैंड, तो इन दैट केस इट कैन ईजिली गेट कंप्रेस्ड, है ना. तो दैट इज कॉल्ड एज क्रेनियोटेप्स. द टर्म गिवन टू दैट इज कॉल्ड एज क्रेनियोटेप्स. likewise there will be a bossing of the skull. bossing of skull basically means okay, this thing can be seen again in case of rickets. we can see this type of frontal part of brain, so जो हमारा skull है, there we can see it will become like there will be exaggeration of this particular part of the head, that is called as bossing of the skull. ठीक है, especially the parietal bones about the age of 6 months. and there can be broadening. this is also important. broadening of the ends of the long bones. तो here we can see ये हमारा normal bone है. and again देखो यहाँ पे गैप क्यों दिखाया हुआ है? because we are talking about rickets, and rickets में we are talking about the bone of the child, and child में हमारा ossification जो है वो complete नहीं हुआ है. तो it means we are supposed to have a cartilaginous epiphyseal plate यहाँ पे, है ना. and if we can see कि इस region पे because of bone weakness there is this splaying or opening up of this part, you can say the हमारा जो metaphyseal region है of the bone that becomes open up like this,
ठीक है, ये स्प्लेइंग टर्म एक जगह पे और यूज़ किया जाता है इन केस ऑफ बेबिन्स्की साइन में भी सी कि जो इन्फेंट है या फिर एन इंडिविजुअल जिसमें बेबिन्स्की साइन पॉजिटिव है, तो उस केस में द पर्सन है ना एक्सटेंड्स एंड स्प्लीज द फिंगर्स, है ना, फिंगर्स को, टोज को, मतलब एक्सटेंड एंड उसके अलावा एबडक्ट कर देता है ना, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड स्प्लेइंग। तो समथिंग लाइक दिस इज कॉल्ड स्प्लेइंग, ओपन अप होना। ठीक है, तो लाइक वाइज वी कैन सी कि यहाँ पे इट इज ओपनिंग अप, दैट इज कॉल्ड एज प्लेइंग ऑफ द मेटाफाइसिस। ठीक है, तो दैट कैन बी सीन और यू कैन से कपिंग ऑफ द मेटाफाइसिस, दैट कैन बी सीन इन केस ऑफ again in case of rickets, and there is this delayed teeth eruption is noticed in infants again because of deficiency of vitamin D. And we can see this mermaid splint that is given to an individual with rickets. ठीक है, but mainly the craniotapes, the bossing of the skull, and the broadening of the ends of the metaphysis of the long bones. ठीक है, that can be seen in case of rickets, and likewise we can see the same thing happening in osteomalacia as well. ठीक है, I hope we are clear till now. Okay. ठीक है, इसमें देखो ऑस्टियोपोरोसिस बाकी कंडीशन जो भी थी, जो बेसिक चीज़ें हैं वो तो हमें पता है, लेकिन जो जो नई चीज़ें हैं जो कि हमें शायद नहीं पता थी या फिर जो कॉमनली एग्जाम में पूछते, बिकॉज दे नो कि बाकी बेसिक तो हमें सबको पता है, लेकिन ये सब चीज़ें जो है जो रह जाती है, जो हम नहीं फोकस करते हैं, वो चीज़ें वो एग्जाम में पूछते हैं जो भी। ठीक है, तो वी मस्ट नो अबाउट दैट। ठीक है, ओके, इसके अलावा जस्ट गो थ्रू दीज कंडीशंस फॉर मोर वंस एंड आई थिंक विल बी डन विद दैट। आई थिंक ये तो हमें याद भी हो गई होगी अभी तक। एंड ठीक है, and the ankylosing spondylitis, and then the RA and the scoliosis. ठीक है, okay. Any doubt till now? Any doubt? Okay, No, sir. no doubt. Okay, okay. Then let's stop it now here only. ठीक है, okay. So thank you. Thank you, sir. Okay, Thank you. okay. Thank you.